बेटा मैं आप लोग को फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कैपिटल बजटिंग में चैप्टर नंबर 3 जो है ना, रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम, इसका रिवीजन स्टार्ट कर रहा हूँ। आप लोग अपनी कॉपी में जो नोट्स लिखवाए गए हैं ना, उनको खोल लीजिएगा, वहाँ पे रिवीजन करते हैं। रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम में अपने को ये डिसीजन लेना रहता है कि पुरानी मशीन को चलने दें या पुरानी की जगह नई मशीन खरीद लें। डिसीजन लेने का तरीका रहता है, अपन इंक्रीमेंटल एनालिसिस करते हैं। अपन ये देखते हैं कि पुरानी मशीन के मुकाबले नई मशीन में कितने इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो होंगे, कितने इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लो होंगे, और जो इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो और इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लो रहते हैं ना, उसका एनपीवी निकाल के अगर वो एनपीवी पॉजिटिव है अपन रिप्लेसमेंट को रिकमेंड करते हैं, अगर वो एनपीवी निगेटिव है अपन रिप्लेसमेंट को रिकमेंड नहीं करते हैं। अब इंक्रीमेंटल कैश फ्लो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले जीरो पीरियड का नेट कैश आउटफ्लो निकालेंगे। जीरो पीरियड का नेट कैश आउटफ्लो कैसे निकालेंगे? नई मशीन की कॉस्ट लीजिए, पुरानी मशीन की सेल वैल्यू लीजिए, या फिर ट्रेड इन वैल्यू लीजिए, दोनों में जो भी हायर होगा। सेल वैल्यू का मतलब है कि अगर पुरानी मशीन को अपन ओपन मार्केट में बेचे तो कितने बिकेगी। ट्रेड इन वैल्यू का मतलब है अगर अपन एक्सचेंज ऑफर के अंतर्गत पुरानी मशीन को जिससे अपन नई मशीन परचेज कर रहे हैं अगर उसी को दे दें तो वो कितने मिलेगा। विचेवर इज हायर लेने के पीछे लॉजिक है, क्योंकि अपने को जो ज्यादा बेनिफिशियल होगा अपन वो काम करेंगे बेटा। अगर मार्केट में बेचने से अपने को ज्यादा पैसा मिल रहा है पुरानी मशीन तो मार्केट में बेचेंगे, अगर एक्सचेंज ऑफर में देने से अपने को ज्यादा एडजस्टमेंट हो रहा है तो वहां लेंगे अपन लोग। यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा बच्चों, कि अगर पुरानी मशीन को अपन सेल करते हैं और सेल करते समय कुछ डिसमेंटलिंग या रिमूवल कॉस्ट दिया हुआ है तो उसको माइनस करके जो नेट आएगा ना उसको अपन लोग यहां पर कंसिडर करेंगे। इसको मैं यहां पर लिख देता हूं, सेल वैल्यू माइनस डिसमेंटलिंग कॉस्ट। अब अगला स्टेप रहेगा बेटा, अपन इंक्रीमेंटल पीबीडीटी निकालेंगे। इंक्रीमेंटल प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स निकालने के लिए नई मशीन का पीबीडीटी माइनस पुरानी मशीन का पीबीडीटी इक्वल टू इंक्रीमेंटल पीबीडीटी। एक जीरो पीरियड का अपन कैश आउटफ्लो निकाले नेट, दूसरा इंक्रीमेंटल पीबीडीटी निकाल लिया अपन लोग। फिर इंक्रीमेंटल पीबीडीटी निकालने के बाद अपन लोग निकालेंगे इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन निकालने के लिए बेसिस क्या रहेगा अपना। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का बेसिस कैसे निकालते हैं? सबसे पहले पुरानी मशीन की आज की डब्ल्यूडीवी निकालेंगे एज पर इनकम टैक्स। पुरानी मशीन की आज की डब्ल्यूडीवी एज पर इनकम टैक्स। पुरानी मशीन की जो ओरिजिनल कॉस्ट दी रहेगी ना बेटा, उसमें जितने साल से पुरानी मशीन यूज हो रही थी अंडर इनकम टैक्स के आपसे उसमें डेप्रिसिएशन माइनस करते जाएंगे, तो पुरानी मशीन का आज का डब्ल्यूडीवी आएगा एज पर इनकम टैक्स। पुरानी मशीन का आज का डब्ल्यूडीवी एज पर इनकम टैक्स निकालेंगे। फिर क्या अपन लोग निकालेंगे? ब्लॉक ऑफ एसेट। ब्लॉक ऑफ एसेट कैसे निकालेंगे? जो पुरानी मशीन का डब्ल्यूडीवी निकाले थे ना एज पर इनकम टैक्स, वहां से स्टार्ट करेंगे, नई मशीन की कॉस्ट को प्लस करेंगे, पुरानी मशीन की सेल वैल्यू या ट्रेडिंग वैल्यू को माइनस करेंगे। यहां पर भी ध्यान रखिएगा, पुरानी मशीन की सेल वैल्यू या ट्रेडिंग वैल्यू को माइनस करते समय जब नवंबर 23 वाले क्वेश्चन में आया था, तो अगर पुरानी मशीन की कोई डिसमेंटलिंग कॉस्ट दी होगी ना तो उसको माइनस करके लेंगे अपन लोग। और फिर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का बेसिस क्या रहता है? इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन के बेसिस का मतलब होता है इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन किस अमाउंट पर लगाया जाएगा। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का बेसिस रहता है बेटा, पुरानी मशीन का जो डब्ल्यूडीवी आया था इस पर इनकम टैक्स, वो ए पॉइंट हो गया। जो डब्ल्यूडीवी जो ब्लॉक ऑफ एसेट आया नई मशीन का वो बी पॉइंट हो गया। बी माइनस ए आ जाएगा बेसिस फॉर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। इस अमाउंट पे अपन लोग इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन निकालेंगे। वास्तव में बेसिस फॉर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन इज नथिंग बट नई मशीन की कॉस्ट माइनस पुरानी मशीन की सेल वैल्यू या ट्रेडिंग वैल्यू नेट ऑफ डिसमेंटल कॉस्ट। वो
बेसिस फॉर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन आता है। बेसिस फॉर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन निकालने के बाद क्या करेंगे अपन लोग, एक स्टेटमेंट बनाएंगे, ईयर इंक्रीमेंटल पीबीडीटी जो अपन निकाले थे वो, फिर जो आपका इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का बेसिस आया था ना, उस पर डेप्रिफर निकालेंगे, जो भी क्वेश्चन में डब्ल्यूडी मेथड जब दिया हुआ है तो जो इनकम टैक्स रेट दिया हुआ है, फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, टैक्स माइनस कर देंगे, कैश इनफ्लो निकाल देंगे। कैश इनफ्लो कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में टैक्स को माइनस करके डेप्रिसिएशन को जोड़ देंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आ जाएगा। उसके बाद फिर नई मशीन को बेचने पे जो साल्वेज वैल्यू की उसको प्लस कर देंगे उसकी प्रेजेंट वैल्यू को, और जो आपने जीरो पीरियड का आउटफ्लो निकाला था उसको माइनस कर देंगे, तो आपका इंक्रीमेंटल एनपीवी आ जाएगा। अगर इंक्रीमेंटल एनपीवी पॉजिटिव है अपन रिप्लेसमेंट को रिकमेंड करेंगे, नहीं तो रिप्लेसमेंट को अपन रिजेक्ट कर देंगे। तो ये है बेटा आपका रिप्लेसमेंट का डिसीजन लेने का तरीका। एक बार फिर से रिवाइज करना चाहूंगा बेटा, रिप्लेसमेंट का डिसीजन लेने के लिए सबसे पहले अपन लोग निकालेंगे बेटा जीरो पीरियड का नेट कैश आउटफ्लो, नई मशीन की कॉस्ट माइनस पुरानी मशीन की सेल वैल्यू या ट्रेडिंग वैल्यू विच एवर इज हायर। अगर पुरानी मशीन को अपन सेल करते हैं और सेल करते समय कुछ रिमूवल या डिसमेंटलिंग कॉस्ट लगती है पुरानी मशीन को सेल करने पे, तो उसको डिसमेंटलिंग या रिमूवल कॉस्ट को माइनस करने के बाद जो नेट सेल वैल्यू आएगी उसको कंसिडर किया जाएगा, उसको अपन लोग लेंगे। तो ये हो गया जीरो पीरियड का कैश आउटफ्लो। फिर अपन लोग इंक्रीमेंटल पीबीटी निकालेंगे, पुरानी मशीन का पीबीटी और नई मशीन का पीबीटी, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो आएगा इंक्रीमेंटल पीबीटी। इंक्रीमेंटल पीबीटी निकालने के बाद इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का बेसिस निकालेंगे। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का बेसिस निकालने के लिए पहले पुरानी मशीन की एज पर इनकम टैक्स आज डब्ल्यूडीवी कितनी है वो लेंगे, पुरानी मशीन की एज पर इनकम टैक्स आज डब्ल्यूडीवी कितनी है वो लेंगे। फिर ब्लॉक ऑफ एसेट बनाएंगे, पुरानी मशीन की एज पर इनकम टैक्स जो डब्ल्यूडीवी थी वो प्लस एडिशन ड्यूरिंग द ईयर माइनस डिडक्शन ड्यूरिंग द ईयर। एडिशन ड्यूरिंग द ईयर मतलब नई मशीन की कॉस्ट, डिडक्शन ड्यूरिंग द ईयर में अपन लोग पुरानी मशीन की सेल वैल्यू या ट्रेडिंग वैल्यू विच एवर इज हायर लेंगे। अगर पुरानी मशीन को सेल करते समय कुछ डिसमेंटलिंग या रिमूवल कॉस्ट लग रही है उसको माइनस करके नेट को लेंगे। फिर उसके बाद बेसिस फॉर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन निकालने के लिए पुरानी मशीन की एज पर इनकम टैक्स डब्ल्यूडीवी आई थी वो, जो ब्लॉक ऑफ एसेट की डब्ल्यूडीवी आई थी वो, ब्लॉक ऑफ एसेट की डब्ल्यूडीवी में से पुरानी मशीन की डब्ल्यूडीवी को माइनस करेंगे ना, वो आएगा बेसिस फॉर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। बेसिस फॉर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन जो आएगा ना, इस अमाउंट पे अपन लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। फिर इसके बाद अपन लोग ये चार्ट बनाएंगे, 8 कॉलम का चार्ट है। ईयर इंक्रीमेंटल पीबीटी डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन किस अमाउंट पे निकालेंगे, जो बेसिस फॉर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन आया था डेप्रिसिएशन रेट के बेस पे। इसमें अपन लोग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल ऑफ कभी नहीं निकालते हैं, लास्ट ईयर तक का डेप्रिसिएशन निकालते हैं। एक बार इंक्रीमेंटल पीबीटी डेप्रिसिएशन आ गया, उसके बाद फिर इंक्रीमेंटल पीबीटी में से डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स माइनस कर देंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर देंगे, कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद फिर लास्ट ईयर में अपन लोग पुरानी मशीन को बेच देंगे, उसकी साल्वेज वैल्यू अपने लिए कैश इनफ्लो हो जाएगा, और जीरो पीरियड में अपन लोग कैश आउटफ्लो होगा जो निकाले थे। अगर फाइनल आंसर पॉजिटिव आता है रिप्लेसमेंट इफ रिकमेंडेड, अगर फाइनल आंसर नेगेटिव आता है रिप्लेसमेंट इफ नॉट रिकमेंडेड। अब बेटा मैं आप लोग को जो 5 क्वेश्चन क्लास में करवाया था ना रिप्लेसमेंट के, उसका रिवीजन करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1, HMR लिमिटेड इसका, आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 निकाल लीजिएगा रिप्लेसमेंट का। HMR लिमिटेड इज कंसिडरिंग रिप्लेसिंग ए मैन्युअली operated old machine with a fully automatic new machine. Old machine had been fully depreciated for tax purpose. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, HMR Limited is considering replacing a manually operated old machine with a fully automatic new machine. इंपॉर्टेंट लाइन क्वेश्चन की ये वाली है बच्चों कि old machine had been fully depreciated for tax purpose but has a book value of 2,40,000 on 31 मार्च 21। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है क्वेश्चन की
कि ओल्ड मशीन हैड बीन फुली डेप्रीफेट फॉर टैक्स पर्पस। इसका मतलब यह है कि पुरानी मशीन की इनकम टैक्स में WDV 0 हो चुकी है। बुक्स में उसकी WDV क्या है, वो यूजलेस रहता है। तो इसलिए ये 2,40,000 जो है ना बेटा, ये इस क्वेश्चन में यूजलेस है। और इनकम टैक्स में इसकी WDV हो गई है 0। मशीन हैज बिकम causing problem with breakdown and it cannot fetch more than 30,000 रुपए if sold in the market at present। अगर अपन मार्केट में पुरानी मशीन को बेचेंगे 30,000 में बिकेगी। ये इंफॉर्मेशन जो 30,000 दिया है बेटा, ये भी यूजलेस है। इसकी वजह ये है बेटा कि जो जिससे अपन नई मशीन खरीद रहे हैं ना, वो अपने को ऑफर दिया है 1 लाख का, कि अपन जिससे नई मशीन खरीद रहे हैं ना, उसको अगर पुरानी मशीन देंगे ना, वो 1 लाख रुपए एडजस्ट कर देगा। जब वो 1 लाख रुपए एडजस्ट कर देगा, तो अपन 30,000 में ओपन मार्केट में इस मशीन को क्यों बेचेंगे। तो इसलिए ये भी यूजलेस इंफॉर्मेशन है। कंपनी को 1 लाख रुपए ऑफर किया गया है पुरानी मशीन का ट्रेडिंग के रूप में। मतलब जिसको अपन एक्सचेंज ऑफर में नई मशीन लेंगे ना, वो अपने को 1 लाख रुपए एडजस्ट कर देगा। और उसकी प्राइस है 4,50,000 रुपए नई मशीन की। बिफोर अलाउंस फॉर ट्रेडिंग का मतलब है अपन अपने को जिससे अपन नई मशीन परचेस करेंगे ना, उसको 4,50,000 नहीं दे के आना पड़ेगा, अपने को उसको 3,50,000 दे के आना पड़ेगा, क्योंकि 1 लाख रुपया एडजस्ट हो जाएगा। नई मशीन की एक्सपेक्टेड लाइफ 10 साल है, सालवेज वैल्यू 35,000 रुपए है। 35,000 रुपए ईयर 5 ईयर 10 का कैश इनफ्लो होगा। फर्दर देखो बेटा, स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन कंपनी बुक्स में लगाती है। अपन बुक्स में कैसे डेप्रिसिएशन लगाती है वो यूजलेस रहता है। इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन किस रेट से अलाउ होगा और कौन से मेथड से अलाउ होगा, वो इंफॉर्मेशन यूजफुल रहती है। इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन 7.5% WD मेथड से अलाउ है। ये जो लिखा है ना, दिस इज द ओनली मशीन इन ब्लॉक ऑफ एसेट, ये यूजलेस इंफॉर्मेशन है बेटा, इसको इग्नोर मार दिया करो आप। एक्सपेक्टेड सेल एंड कॉस्ट फ्रॉम बोथ ओल्ड एंड न्यू मशीन। सेल मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, डेप्रिसिएशन, PBT, टैक्स और PAT। ये टैक्स और PAT जो दिया हुआ है ना बेटा, इसको यूजलेस कर दीजिएगा, क्योंकि ये जो टैक्स और PAT दिया हुआ है ना, ये अपने काम नहीं आएगा। ये तो पुरानी मशीन का टैक्स और PAT अलग दिया हुआ है, नई मशीन का टैक्स और PAT अलग दिया हुआ है। अपने को तो नया टैक्स अपना इंक्रीमेंटल वाला निकालना है, तो इसलिए यूजलेस हो गया। क्वेश्चन बोला है कि बताइए पुरानी मशीन रिप्लेस करना है कि नहीं करना है। कैपिटल गेन टैक्स को इग्नोर करने बोलने का मतलब है कि अपने को लास्ट ईयर में कैपिटल गेन नहीं निकालना है, लास्ट ईयर में भी डिप्रीशन निकालना है। 10% का 10 साल का अपने को PVF दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन कैसे बनाएंगे बेटा अपन लोग। क्वेश्चन बनाने के लिए पहले अपन लोग क्या करते हैं, पहले अपन लोग 0 पीरियड का कैश आउटफ्लो निकालते हैं बेटा। 0 पीरियड का कैश आउटफ्लो कैसे निकालेंगे बेटा। नई मशीन की कॉस्ट है 4,50,000 रुपए, पुरानी मशीन की ट्रेडिंग वैल्यू 1 लाख रुपए है, पुरानी मशीन की सेल वैल्यू 30,000 रुपए यूजलेस है, 3.5 लाख रुपए 0 पीरियड का कैश आउटफ्लो आ गया। अगला स्टेप क्या करेंगे बेटा, अगला स्टेप है अपने को इंक्रीमेंटल PBT निकालना पड़ेगा। इंक्रीमेंटल प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। इंक्रीमेंटल प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, अपने को पुरानी मशीन का प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है, इसमें पुरानी मशीन का डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर दीजिए, तो पुरानी मशीन का प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स आ गया। नई मशीन का प्रॉफिट बिफोर टैक्स मालूम है, इसमें डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर दीजिए, नई मशीन का प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स आ गया। अब नई मशीन का PBT आ गया, पुरानी मशीन का PBT आ गया, दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए, इंक्रीमेंटल PBT आ जाएगा आपका, इंक्रीमेंटल PBT आ जाएगा। ये देखिए पुरानी मशीन का PBT दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन को ऐड बैक किए, पुरानी मशीन का PBT आ गया, नई मशीन का PBT दिया हुआ था, डेप्रिसिएशन को ऐड बैक किए, नई मशीन का PBT आ गया, इन दोनों का डिफरेंस निकाल दिए, इंक्रीमेंटल PBT आ गया 80,000 रुपए। अगर पुरानी मशीन की जगह नई मशीन परचेस करेंगे, हर साल 80,000 रुपए का, हर साल 80,000 रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स होगा। अगला स्टेप क्या करते हैं बेटा, अगला स्टेप रहता है बेसिस फॉर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन निकालते हैं। मतलब इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन कौन सी अमाउंट पे क्लेम किया जाएगा वो निकालते हैं। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का बेसिस निकालने का तरीका क्या रहता है बेटा, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का बेसिस निकालने का तरीका रहता है, पहले पुरानी मशीन की WDV लेंगे आज एज पर इनकम टैक्स। सेकेंड लाइन इंपॉर्टेंट लाइन है, लिखा हुआ है कि पुरानी मशीन इनकम टैक्स में फुली डेप्रीफेड हो चुकी है, तो इसलिए पुरानी मशीन की WDV एज पर इनकम टैक्स आ गया आज के दिन नील। ये रहा पुरानी मशीन की WDV एज पर इनकम टैक्स आ गया नील आज के दिन। फिर क्या करेंगे, अगला स्टेप रहेगा ब्लॉक ऑफ एसेट निकालेंगे। ब्लॉक ऑफ एसेट कैसे निकालते हैं,
पुरानी मशीन की आज की WDV एज पर इनकम टैक्स नील, प्लस एडिशन ड्यूरिंग द ईयर नई मशीन की कॉस्ट 4,50,000 माइनस रिडक्शन ड्यूरिंग द ईयर पुरानी मशीन की ट्रेडिंग वैल्यू 1,00,000 रुपए, ब्लॉक ऑफ बजट आ गया आपका 3,50,000 रुपए, 3,50,000 आ गया ब्लॉक ऑफ बजट। फिर बेसिस फॉर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं, पुरानी मशीन की आज की WDV एज पर इनकम टैक्स 0, ब्लॉक ऑफ एसेट की वैल्यू 3,50,000, 3,50,000 और एक नील बी माइनस ए, इन दोनों का डिफरेंस आएगा बेसिस फॉर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। इसमें अपन लोग इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन निकालेंगे 3,50,000 पे। उसके बाद फिर अपन लोग क्या करेंगे, आखिरी स्टेप में आ गए हैं। आखिरी स्टेप में क्या करेंगे, ईयर 1 से लेकर 10 तक 10 साल की लाइफ है, इंक्रीमेंटल पीबीटी लिख दिए, जो बेसिस फॉर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन 3,50,000 आया था उसमें 7.5% डेप्रिसिएशन लगा दो। पहला वाला डेप्रिसिएशन 3,50,000 का 7.5% लिख दो। उसके बाद फिर 92.5% करते जाओगे तो अगला डेप्रिसिएशन आता जाएगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, पीबीटी माइनस डेप्रिसिएशन, टैक्स निकाल दिए। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में टैक्स को माइनस करो, डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करो, कैश इनफ्लो आ गया, पीवीएफ लिख के प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो निकाल दिए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो की टोटलिंग कर दिए। ईयर 10 में नई मशीन बिकेगी 35,000 रुपए में, उसका अपना प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया ईयर 10 के, और जो जीरो पीरियड का आउटफ्लो है वो लिख दिया, जो इंक्रीमेंटल आउटफ्लो आया था 3,50,000 रुपए, तो इंक्रीमेंटल एनपीवी आ गया। इंक्रीमेंटल एनपीवी पॉजिटिव है, अपन ने रिप्लेसमेंट को रिकमेंड कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, एक कंपनी है, उसके पास एक मशीन है जो कि 3 साल से ऑपरेशन में है, मशीन की रिमेनिंग लाइफ 5 साल की बची है और कोई साल्वेज वैल्यू नहीं है, करेंट मार्केट वैल्यू 2 लाख रुपए है। कंपनी एक प्रपोजल कंसिडर कर रही है एक नया मॉडल परचेस करने का, एग्जिस्टिंग मशीन को रिप्लेस करने के लिए। रिलेवेंट इंफॉर्मेशन ये है, एग्जिस्टिंग मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट 3,30,000 रुपए, एग्जिस्टिंग मशीन की ओरिजिनल लाइफ 8 साल, जिसमें 3 साल एक्सपायर हो चुके हैं, 5 साल बचे हैं। एग्जिस्टिंग मशीन की साल्वेज वैल्यू नील, एग्जिस्टिंग मशीन का एनुअल आउटपुट 30,000 यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 15 रुपए, एनुअल ऑपरेटिंग आवर, यहां पर बेटा ध्यान रखना ये आउटपुट क्वांटिटी है जबकि ये आवर दिया हुआ है। मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है, आउटपुट क्वांटिटी को बेफ लेंगे। लेबर कॉस्ट पर आवर दिया हुआ है, ऑपरेटिंग आवर को बेफ लेंगे। इनडायरेक्ट कैश कॉस्ट पर एनम दिया हुआ है। कंपनी WD मेथड यूज करती है 20%, ऐसे ही नई मशीन का दिया हुआ है, और सेवरल अदर मशीन द ब्लॉक ऑफ एसेट, इसको भी यू लेफ्ट कर दीजिएगा। बस एक बात याद रखिएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल अपने को रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन में नहीं निकालना है। और ये एक मशीन है ब्लॉक में है कि एक ज्यादा मशीन है यूवलेफ, इनकम टैक्स रेट 30% है, और कोई इन्वेस्टमेंट ये डज नॉट इल्ड 12% का मतलब है 12% को COC हो गया। अपने को बताना है कि रिप्लेसमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बेटा कैसे प्रोसीड करेंगे अपन लोग, सबसे पहले अपन लोग एक वर्किंग नोट बनाते हैं कि भैया जीरो पीरियड का आउटफ्लो कितना आएगा, जीरो पीरियड का आउटफ्लो कितना आएगा। तो आंसर है बेटा, जीरो पीरियड का आउटफ्लो निकालने का फॉर्मूला है बेटा, नई मशीन की कॉस्ट माइनस पुरानी मशीन की सेल वैल्यू। नई मशीन की कॉस्ट है मेरे बच्चों 10 लाख रुपए, पुरानी मशीन की सेल वैल्यू है बेटा 2 लाख रुपए। 10 लाख माइनस 2 लाख, 8 लाख रुपए आ गया जीरो पीरियड का कैश आउटफ्लो, ये 8 लाख रुपए आ गया जीरो पीरियड का कैश आउटफ्लो। अब सेकंड तरीका, सेकंड क्या करते हैं अपन लोग, इंक्रीमेंटल पीबीडीटी निकालते हैं। इंक्रीमेंटल पीबीडीटी कैसे निकालते हैं, पुरानी मशीन को अगर कंटिन्यू करते तो प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्स कितना आता, उसकी जगह नई मशीन परचेस करेंगे तो प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्स कितना आएगा, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, वो आपका आ जाएगा इंक्रीमेंटल पीबीडीटी, वो आपका आ जाएगा इंक्रीमेंटल पीबीडीटी। क्वेश्चन नंबर 1 में अपन लोगों ने इंक्रीमेंटल पीबीटी निकालने के लिए क्या किया था, अपने को ऑलरेडी क्वेश्चन में बच्चों पीबीटी दिया हुआ था, तो पीबीटी दिया था उसमें डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर दिया, तो पीबीटी वहीं पर आ गया, पीबीटी वहीं पर आ गया, डायरेक्ट इंक्रीमेंटल पीबीटी निकल गया। लेकिन इस क्वेश्चन में अपने को पीबीटी नहीं दिया है बच्चों, पीबीटी नहीं दिया है बच्चों, तो इसमें अपने को इंक्रीमेंटल पीबीटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्स पुरानी मशीन और नई मशीन का निकालना पड़ेगा। पुरानी मशीन का प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्स कैसे निकालेंगे बेटा, एनुअल आउटपुट मालूम है, सेल प्राइस पर यूनिट मालूम है, मल्टीप्लाई कर देंगे, सेल वैल्यू आ गया, सेल वैल्यू में से मटेरियल कॉस्ट माइनस कर देंगे, एनुअल आउटपुट इनटू मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, मटेरियल कॉस्ट माइनस कर देंगे, सेल वैल्यू में से एनुअल ऑपरेटिंग आवर इनटू लेबर कॉस्ट मल्टीप्लाई करके लेबर कॉस्ट माइनस कर देंगे, लेबर कॉस्ट पर आवर,
और इनडायरेक्ट कैश कॉस्ट अपने को मालूम है, उसको ही माइनस कर देंगे तो आ जाएगा सेल वैल्यू माइनस मटेरियल कॉस्ट माइनस लेबर कॉस्ट माइनस इनडायरेक्ट कैश कॉस्ट, तो आ जाएगा आपका प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्स। पुरानी मशीन का बेस निकालो, नई मशीन का बेस निकालो, इंक्रीमेंटल पीबीटी आ जाएगा आपका। ये देखिए सेल रेवेन्यू पहले पुरानी मशीन का निकाले, नई मशीन का निकाले, मटेरियल कॉस्ट पुरानी मशीन का, नई मशीन का, लेबर कॉस्ट निकालते समय आवर को बेस लेना है, मटेरियल कॉस्ट निकालते समय क्वांटिटी को बेस लेना है, इनडायरेक्ट कैश कॉस्ट लिखे। यहां पर डेप्रिसिएशन नहीं आएगा बच्चों, इस स्टेटमेंट में डेप्रिसिएशन नहीं आएगा बेटा, क्योंकि इसमें आप लोग प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्स निकाल रहे हैं बच्चों। तो प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्स आपका एनुअल पीबीटी आ गया, इंक्रीमेंटल पीबीटी निकाल दिया। अगर पुरानी मशीन रहती तो प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्स आता 1,60,000 रुपए, नई मशीन परचेज कर रहे हैं, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्स कमाएंगे 5,50,000 रुपए, इंक्रीमेंटल प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्स आ गया 3,90,000 रुपए, 3,90,000 रुपए आ गया इंक्रीमेंटल पीबीडीटी, इंक्रीमेंटल पीबीटी आ गया 3,90,000 रुपए। अब अगला स्टेप क्या रहता है बेटा, अगला स्टेप रहता है बेसिस फॉर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन निकालना। अगला स्टेप रहता है बेसिस फॉर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन निकालना। बेटा बेसिस फॉर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं बेटा, बेटा बेसिस फॉर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन निकालने के लिए पहले पुरानी मशीन की आज कितनी डब्ल्यूडीवी है एज पर इनकम टैक्स वो देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 में अपने को ये लाइन इंपॉर्टेंट थी, ओल्ड मशीन हैड बीन फुली डेप्रिसिएटेड फॉर टैक्स पर्पस, मतलब पुरानी मशीन इनकम टैक्स के पर्पस के लिए पूरी डेप्रिसिएट हो चुकी थी। तो पुरानी मशीन की आज की डब्ल्यूडीवी एज पर इनकम टैक्स नील था, क्वेश्चन में दिया हुआ था। मगर इस क्वेश्चन में बच्चों अपने को पुरानी मशीन की एज पर इनकम टैक्स डब्ल्यूडीवी नहीं दिया हुआ है, पुरानी मशीन की एज पर इनकम टैक्स डब्ल्यूडीवी अपने को निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, पुरानी मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट है 3,30,000 रुपए, 20% डब्ल्यूडी मेथड लगाना है और 3 साल से पुरानी मशीन यूज हो रही है। 3,30,000 रुपए पे 20% के रेट से 3 साल का डब्ल्यूडी मेथड डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो आ जाएगा पुरानी मशीन की आज की डब्ल्यूडीवी, पुरानी मशीन की आज की डब्ल्यूडीवी तो 3,30,000 रुपए पे 3 साल का 20% के रेट से डेप्रिसिएशन लगाया, पुरानी मशीन की आज की डब्ल्यूडीवी आ गई 168,960। पुरानी मशीन की आज की डब्ल्यूडीवी निकालने का क्या करेंगे, पुरानी मशीन की आज की डब्ल्यूडीवी निकालने का क्या करेंगे, ब्लॉक ऑफ एसेट क्रिएट करेंगे। ब्लॉक ऑफ एसेट में क्या करेंगे, जो पुरानी मशीन की आज की डब्ल्यूडीवी आई थी वो स्टार्टिंग पॉइंट आएगा, वो आ जाएगा ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ऑफ ब्लॉक प्लस एडिशन ड्यूरिंग द ईयर में क्या करेंगे, नई मशीन की कॉस्ट लेंगे, नई मशीन की कॉस्ट 10 लाख रुपए माइनस पुरानी मशीन की आज की सेल वैल्यू लेंगे। अगर कोई डिसमेंटलिंग कॉस्ट दिया होता पुरानी मशीन का उसको माइनस करके नेट सेल कॉस्ट लेते, सेल वैल्यू लेते। ट्रेडिंग वैल्यू इस क्वेश्चन में दिया नहीं है, पिछले क्वेश्चन में ट्रेडिंग वैल्यू दिया था, पिछले क्वेश्चन में सेल वैल्यू या ट्रेडिंग वैल्यू विच वेरी हायर लिए थे, यहां पर अपने को ट्रेडिंग वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो यहां पर सेल वैल्यू लेंगे, वो है 2 लाख रुपए बेटा, तो 2 लाख रुपए को अपन लोग माइनस कर देंगे तो ये आ गया डब्ल्यूडीवी ऑफ द ब्लॉक स्टेप नंबर बी, डब्ल्यूडीवी वाला ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ऑफ द ब्लॉक, ये पुरानी मशीन की डब्ल्यूडीवी, नई मशीन की कॉस्ट, पुरानी मशीन की सेल वैल्यू, डब्ल्यूडीवी ऑफ ब्लॉक आ गया। बेसिस फॉर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन किसको बोलते हैं, डब्ल्यूडीवी ऑफ ब्लॉक में से पुरानी मशीन की आज की डब्ल्यूडीवी को माइनस कर दो तो बेसिस फॉर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन आ जाएगा 8 लाख रुपए, 968,960 माइनस 168,960 तो बेसिस फॉर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन आ गया। ये बेसिस फॉर इंक्रीमेंटल बेसिस लिख दिया गलती से मैं, बेसिस फॉर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन आ गया 8 लाख रुपए, 8 लाख रुपए बेसिस फॉर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन आ गया। 3 चीजें अपन कैलकुलेट कर लिए हैं, पहला जीरो पीरियड का नेट कैश आउटफ्लो 8 लाख रुपए, दूसरा बेसिस फॉर इंक्रीमेंटल प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्स 3,90,000 रुपए, तीसरा बेसिस फॉर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन 8 लाख रुपए। अब आखिरी स्टेप में क्या करते हैं, आखिरी स्टेप में अपन लोग ये स्टेटमेंट बनाएंगे, ये स्टेटमेंट बनाएंगे ईयर 1 से 5 इंक्रीमेंटल पीबीटी निकाल चुके हैं अपन लोग, 3,90,000 रुपए आया था, डिप्रेशन का जो बेफी आया था 8 लाख रुपए, 8 लाख में 20% के रेट से 5 साल का डिविडेंड निकालेंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस नहीं निकालेंगे, पीबीटी आ जाएगा, पीबीटी माइनस डिप्रेशन टैक्स निकाल देंगे, एनुअल कैश इनफ्लो निकाल देंगे, एनुअल कैश इनफ्लो आ जाएगा कॉलम नंबर 4 माइनस 5 प्लस 3 पीबीटी माइनस टैक्स प्लस डिप्रेशन, फिर पीवीएफ लिख के प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो निकाल दिए। लास्ट ईयर में 2 आइटम आ रहेंगे, नई मशीन को कितने में बेचेंगे, नई मशीन की साल्वेज वैल्यू दिया हुआ है 40,000 रुपए, ईयर 5 में बिकेगी तो 40,000 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू निकाल देंगे और जो जीरो पीरियड का इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लो आया था 8 लाख रुपए माइनस कर दिए, एनपी पॉजिटिव है तो रिप्लेसमेंट इफ रिकमेंडेड। क्वेश्चन नंबर 4
क्वेश्चन 4 है, एन एग्जिस्टिंग कंपनी हैज ए मशीन विच हैज बीन इन ऑपरेशन फॉर 2 ईयर, पुरानी मशीन 2 साल पे चल रही है, इट्स एस्टिमेटेड रिमेनिंग लाइफ इज 4 साल विथ नो रेफिडल वैल्यू इन द एंड, करेंट मार्केट वैल्यू 3 लाख रुपए है, मैनेजमेंट एक प्रपोजल कंसिडर कर रहा है नई मशीन खरीदने का, परचेस प्राइस पुरानी मशीन की 6 लाख, नई मशीन की 10 लाख। पुरानी मशीन की परचेस प्राइस 6 लाख है, नई मशीन की परचेस प्राइस 10 लाख है, पुरानी मशीन की टोटल लाइफ 6 साल है। पुरानी मशीन की जो टोटल लाइफ दिया रहता है ना बेटा, वो यूवलेफ रहता है। जैसे पुरानी मशीन की टोटल लाइफ 6 साल दिया हुआ है, यूवलेफ है। 2 नंबर क्वेश्चन में भी पुरानी मशीन की अपने को टोटल लाइफ दिया था 8 साल, यूजलेस है। तो पुरानी मशीन की टोटल लाइफ हमेशा यूवलेफ रहती है। नई मशीन की लाइफ 4 साल है। रेफिडल वैल्यू 0 दिया हुआ है। एनुअल ऑपरेटिंग डेज दिया हुआ है, थोड़ा इसको ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा। पिछले क्वेश्चन में अपने को बेटा डायरेक्ट एनुअल आवर दिया था, जो कि लेबर कॉस्ट पर आवर से मल्टीप्लाई करने से लेबर कॉस्ट आ गई। मगर इस क्वेश्चन में अपने को एनुअल ऑपरेटिंग डेज दिया है बेटा। एनुअल ऑपरेटिंग डेज को, अगला आइटम है ऑपरेटिंग आवर पर डे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो आ जाएगा ऑपरेटिंग आवर इन ए ईयर। ऑपरेटिंग आवर इन ईयर 300 दिन काम होता है, रोज 6 घंटे काम होता है, 1800 घंटे एक साल में काम हुआ। 300 दिन काम होता है, रोज 6 घंटे काम होता है, 1800 घंटे एक साल में काम हुआ। उसके बाद फिर आउटपुट पर आवर इन यूनिट दिया है बेटा। 1800 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो, एक घंटे में 20 यूनिट बनती है, तो 1800 घंटे में 36,000 यूनिट बनेगी। एक घंटे में 40 यूनिट बनती है, तो 1800 घंटे में 72,000 यूनिट बनेगी। ये आ गया बेटा आपका एनुअल आउटपुट क्वांटिटी। ये आ गया बेटा आपका एनुअल आउटपुट क्वांटिटी। एनुअल आउटपुट क्वांटिटी आ गया 36,000 यूनिट और 72,000 यूनिट। लेबर कॉस्ट पर आवर है 20 रुपए और 30 रुपए बेटा। फिक्स्ड ओवरहेड पर एनम एक्सक्लूडिंग डेप्रीफंड दिया है बेटा। वर्किंग कैपिटल 1 लाख और 2 लाख, और इनकम टैक्स रेट 30%, सीओसी 10%, डब्ल्यूडीवी डेप्रिसिएशन 20%, सेवरल मशीन इन 20% ब्लॉक यूजलेस इंफॉर्मेशन, एडवाइस द मैनेजमेंट। 4 साल का अपने को दिया हुआ है। अब क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करेंगे? सबसे पहले अपन क्या निकालते हैं बेटा? सबसे पहले अपन निकालते हैं बेटा जीरो पीरियड का इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लो, और वो इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लो आएगा बेटा 10 लाख रुपए नई मशीन की परचेस प्राइस माइनस पुरानी मशीन की सेल वैल्यू 3 लाख रुपए। जो करेंट मार्केट वैल्यू पुरानी मशीन की दिया रहता है, वो पुरानी मशीन की सेल वैल्यू रहता है बेटा। तो 10 लाख और 3 लाख का डिफरेंस 7 लाख रुपए आ गया। इस क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल का क्या रोल है सुनिएगा। अगर अपने को रिप्लेसमेंट टॉपिक में वर्किंग कैपिटल भी दिया हो और पुरानी मशीन और नई मशीन दोनों का वर्किंग कैपिटल दिया हो, तो वहां पर भी इंक्रीमेंटल अप्रोच लगती है। यानी कि पुरानी मशीन की वर्किंग कैपिटल के मुकाबले नई मशीन में कितनी एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल लगेगी वो निकालना है। पुरानी मशीन की वर्किंग कैपिटल 1 लाख रुपए है, नई मशीन की वर्किंग कैपिटल 2 लाख रुपए दिया हुआ है। इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल आ गया 1 लाख रुपए। इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल आ गया 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए जो इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल आया ना बच्चों, बस आप लोग पूरे क्वेश्चन में ये 1 लाख को कंसीडर कीजिएगा जो इंक्रीमेंटल आया है मेरे बच्चों। 1 लाख रुपए को जीरो पीरियड का कैश आउटफ्लो मानिएगा, और प्रोजेक्ट की लाइफ के आखिरी का इसको रिकवरी ऑफ वर्किंग कैपिटल नाम से कैश इनफ्लो मानिएगा। पुरानी मशीन की अगर वर्किंग कैपिटल दिया है, नई मशीन की भी वर्किंग कैपिटल दिया है, इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल निकाल लो बच्चों। वो जो इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल आएगा बेटा, वो जीरो पीरियड का कैश आउटफ्लो होगा, लाइफ के आखिरी का कैश इनफ्लो होगा बच्चों। 1 लाख रुपए ये हो गया। ये एक और जीरो पीरियड का आउटफ्लो हो गया। 10 लाख रुपए नई मशीन की कॉस्ट, 3 लाख रुपए पुरानी मशीन की सेल वैल्यू, 7 लाख रुपए ये हो गया। 1 लाख रुपए वर्किंग कैपिटल में एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट होगा, 8 लाख रुपए हो गया बेटा। तो 8 लाख रुपए आपका आ गया बेटा जीरो पीरियड का कैश आउटफ्लो। 8 लाख रुपए आ गया बेटा जीरो पीरियड का कैश आउटफ्लो। नेक्स्ट अपन निकालते हैं इंक्रीमेंटल पीबीडीटी।
इंक्रीमेंटल पीबीटी कैसे निकालेंगे बच्चों? इंक्रीमेंटल पीबीटी निकालने के लिए यहां पर भी अपने को प्रॉफिट बिफोर टैक्स वगैरह नहीं दिया हुआ है, तो यहां पर एनुअल सेल रेवेन्यू लेंगे। एनुअल सेल रेवेन्यू लेने के लिए अपन एनुअल सेल क्वांटिटी निकाल चुके हैं, सेल प्राइस मालूम है, एनुअल सेल रेवेन्यू आ गया। एनुअल मटेरियल कॉस्ट निकाल लेंगे, माइनस कर देंगे उसको। एनुअल लेबर कॉस्ट निकाल लेंगे, माइनस कर देंगे। लेबर कॉस्ट पर आवर दिया हुआ है, ये आवर से मल्टीप्लाई करेंगे। सेल और मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट है, उसको सेल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। फिक्स्ड ओवरहेड जो दिया हुआ है ये एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन है, एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन जो है उसी को माइनस करते हैं, क्योंकि अपने को प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स निकालना है, अभी डेप्रिसिएशन कंसीडर नहीं करना है। तो ये आपका फिक्स कॉस्ट को भी माइनस कर दीजिएगा, तो आपका आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। देखिए एनुअल पहले आउटपुट क्वांटिटी निकाल लिए, एनुअल सेल वैल्यू, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, फिक्स्ड ओवरहेड, तो पीबीटी आ गया। पीबीटी में इंक्रीमेंटल निकाल लिए, पुरानी के मुकाबले नई में इंक्रीमेंट आ गया 3,10,000 रुपए। उसके बाद फिर क्या करेंगे बेटा अपन लोग? उसके बाद अपन लोग निकालते हैं बेसिस फॉर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। बेटा बेसिस फॉर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे बेटा? पहले पुरानी मशीन की आज की डब्ल्यूडीवी निकालेंगे एज पर इनकम टैक्स। पुरानी मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट है 6 लाख रुपए बेटा। पुरानी मशीन को अपन कब से यूज कर रहे हैं? 2 साल से यूज कर रहे हैं। 6 लाख रुपए में 20% डेप्रिसिएशन का रेट है। 6 लाख में 20% के रेट से 2 साल का डेप्री माइनस कर दो। 6 लाख में 20% के रेट से 2 साल का डेप्री माइनस किए 3,84,000 रुपए क्या आ गया बच्चों? पुरानी मशीन की आज की डब्ल्यूडीवी आ गई एज पर इनकम टैक्स। पुरानी मशीन की आज की डब्ल्यूडीवी आ गई एज पर इनकम टैक्स 3,84,000 रुपए। अब अगला स्टेप क्या होगा बेटा? ब्लॉक ऑफ एसेट निकालेंगे। ब्लॉक ऑफ एसेट कैसे निकालेंगे बेटा? पुरानी मशीन की आज की डब्ल्यूडीवी प्लस नई मशीन की कॉस्ट माइनस पुरानी मशीन की सेल वैल्यू इक्वल टू ब्लॉक ऑफ एसेट। तो ब्लॉक ऑफ एसेट आ गया बेटा आपका पुरानी मशीन की आज की डब्ल्यूडीवी 3,84,000 रुपए प्लस नई मशीन की कॉस्ट 10 लाख रुपए माइनस पुरानी मशीन की सेल वैल्यू 3 लाख रुपए। तो ब्लॉक ऑफ एसेट आ गया 10 लाख रुपए। बेसिस फॉर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं बेटा? ब्लॉक की वैल्यू माइनस पुरानी मशीन की आज की डब्ल्यूडीवी, दोनों का डिफरेंस जो है वो कहलाता है बेसिस फॉर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। ब्लॉक की वैल्यू 1084, पुरानी मशीन की आज की डब्ल्यूडीवी 384, दोनों का डिफरेंस 7 लाख रुपए। 7 लाख रुपए आ गया बेसिस फॉर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। 3 कैलकुलेशन अपनी हो गई है बेटा। तीनों कैलकुलेशन करने के बाद 3 कैलकुलेशन कौन कौन सी हो गई? जीरो पीरियड का कैश आउटफ्लो आ गया, इंक्रीमेंटल प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्स आ गया और बेसिस फॉर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन आ गया। ये 3 कैलकुलेशन करने के बाद मेरे बच्चों अपन वही स्टेटमेंट डालेंगे। इंक्रीमेंटल पीबीटी का स्टेटमेंट बन गया। इंक्रीमेंटल पीबीटी में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। डेप्रिसिएशन कितना माइनस करेंगे? जो बेसिस फॉर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन आया था 7 लाख रुपए, उसमें 20% रेट से 4 साल का डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। उसके बाद फिर अपन आखिरी तक पहुंच जाएंगे। लास्ट ईयर में एक तो पुरानी मशीन की साल्वेज वैल्यू आएगी बेटा, पुरानी मशीन की साल्वेज वैल्यू आएगी बेटा, इस क्वेश्चन में नील है। वर्किंग कैपिटल का ट्रीटमेंट क्या किया अपन लोग? पुरानी मशीन का वर्किंग कैपिटल 1 लाख, नई मशीन का वर्किंग कैपिटल 2 लाख, इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल 1 लाख। जो इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल आया था उसको अपन ने जीरो पीरियड का कैश आउटफ्लो माना और लास्ट ईयर का कैश इनफ्लो भी होगा वो 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए की प्रेजेंट वैल्यू निकाल दिए और जो 8 लाख रुपए नेट कैश आउटफ्लो आया था जीरो पीरियड का, तो आपका एनपीवी आ गया। एनपीवी पॉजिटिव है, इसलिए अपने को रिप्लेसमेंट को रिकमेंड करना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 4 हो गया है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 6, जनरल मैनेजर ऑफ मैरी लिमिटेड, या क्वेश्चन नंबर 8 अपन क्लास में पहले बनाए थे तो पहले उसको बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 मई 2023 के एग्जाम का है। 4 years ago जेड लिमिटेड हैड परचेस्ड ए मशीन ऑफ 4,80,000 रुपए हैविंग एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 8 साल विथ 0 साल्वेज वैल्यू। डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड यूजिंग एसएलएम मेथड ओवर द यूजफुल लाइफ। ये जो है ना बेटा, इसका मतलब ये निकलेगा कि अभी तक पुरानी मशीन में अभी तक एसएलएम से डेप्रिसिएशन लगाया जाता था और वो इनकम टैक्स में भी अलाउ होता था। हालांकि नई मशीन में डेप्रिसिएशन लगाएंगे, सेकंड डॉट देखिए, डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज एट 20% पर एनम
अंडर WDV मेथड, यानी पुरानी मशीन में अभी तक SLM मेथड से डिप्रीफन लगता था, हालांकि नई मशीन में डिप्रीफन लगाएंगे 20% WDV मेथड से। तो अपन क्या निकालते हैं बेटा, अपन निकालते हैं पुरानी मशीन की WDV आज की एज पर इनकम टैक्स, पुरानी मशीन की WDV आज की एज पर इनकम टैक्स। वो इस क्वेश्चन में अपन कैसे निकालेंगे बच्चों, 4,80,000 है पुरानी मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट, 8 साल पहले परचेस, 4 साल पहले परचेस किए थे, 8 साल लाइफ थी, 0 साल वैल्यू थी, डिप्रीफन SLM पे था। तो 4,80,000 को 8 से अगर डिवाइड करेंगे 60,000 रुपये आ गया डिप्रीशन पर एनम। ये बकायदा पर इनकम टैक्स में क्लेम कर रहे थे और 4 साल से क्लेम कर रहे थे, 4 साल, तो 2,40,000 पर लोग इनकम टैक्स में पुरानी मशीन में आज तक डिप्रीशन क्लेम कर चुके हैं। 480 में 2,40,000 डिप्रीशन क्लेम कर लिए हैं, बचा 2,40,000 रुपए। 2,40,000 आ गया बेटा पुरानी मशीन की आज की WDV, 2,40,000 आ गया बेटा पुरानी मशीन की आज की WDV, 2,40,000 आ गया पुरानी मशीन की आज की WDV एज पर इनकम टैक्स। ठीक है, कंपनी वांट टू रिप्लेस दिस मशीन विद ए न्यू मशीन, डिटेल ऑफ न्यू मशीन एज फॉलोज। नई मशीन की कॉस्ट 12 लाख रुपए, वेंडर ऑफ दिस मशीन इज एग्री टू टेक ओल्ड मशीन एट ए वैल्यू ऑफ 2,40,000 रुपए, कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग एंड रिमूवल ऑफ ओल्ड मशीन विल बी 40,000 रुपए, 80% ऑफ नेट परचेज प्राइस विल बी पेड ऑन स्पॉट एंड रिमेनिंग विल बी पेड एट द एंड ऑफ 1 ईयर। बेटा देखिए, बेटा अपन जो ये नेट परचेस प्राइस है ना, नेट परचेस प्राइस का यहां पर मतलब होगा, नेट परचेस प्राइस का मतलब होगा नई मशीन की कॉस्ट 12 लाख रुपए माइनस पुरानी मशीन की ट्रेड इन वैल्यू 2,40,000 रुपए। पुरानी मशीन की डिसमेंटलिंग कॉस्ट को इस स्टेज में माइनस नहीं करेंगे। किस स्टेज में, नेट परचेस प्राइस निकालते समय। हालांकि पुरानी मशीन की डिसमेंटलिंग कॉस्ट को एक स्टेज में माइनस करेंगे और वो स्टेज है ब्लॉक की वैल्यू निकालते समय। ब्लॉक की वैल्यू निकालते समय 2 लाख रुपए लेंगे, 2,40,000 नहीं, जो ट्रेडिंग वैल्यू है ना 2,40,000, उसमें 40,000 माइनस करके 2 लाख रुपए लेंगे ब्लॉक की वैल्यू निकालते समय, 2 लाख रुपए लेंगे 2 लाख रुपए लेंगे ब्लॉक की वैल्यू निकालते समय, लेकिन नेट परचेस प्राइस निकालते समय 2,40,000 लेंगे, क्योंकि नेट परचेस प्राइस का मतलब क्या होगा, अपन जहां से नई मशीन परचेस किए है ना, हमको उसको नेट कितना पैसा देना है, उसको नेट परचेस प्राइस कहा जाएगा। आप नई मशीन कितने में लेके आए, 12 लाख में, पुरानी मशीन एक्सचेंज ऑफर में कितने में देके आए, 2,40,000 में। 12 लाख में नई मशीन लेके आए, 2,40,000 में पुरानी मशीन देके आए, नेट। नेट आपको सामने वाले को कितना पैसा देना है बच्चों, 9,60,000। नई मशीन लाए 12 लाख में, पुरानी मशीन दे के आए 2,40,000 में, नेट आपको कितना पैसा देना है बेटा, नेट आपको पैसा देना है सामने वाले को 9,60,000 रुपए। उस 9,60,000 का 80% 0 पीरियड में दोगे, उस 9,60,000 का 20% ईयर 1 में दोगे। देखो, जो 40,000 डिसमेंटलिंग और रिमूवल कॉस्ट दिया हुआ है ना, वो 40,000 रुपए को आप ऐसे समझिएगा बच्चों, वो 40,000 तो आपकी फैक्ट्री में पुरानी मशीन लगी हुई थी, उसको डिसमेंटल करके रिमूव करने की जवाबदारी तो आपकी थी ना, जिससे आप नई मशीन खरीद के लाए हो, वो थोड़ी डिसमेंटल किया है।
डिसमेंटल करके रिमूव करने वाला काम आपका है। ये 40,000 रुपया खर्चा आपने खुद किया होगा जीरो पीरियड में। जहां तक जिससे आप नई मशीन लेके आए उसका सवाल है, उससे आप 12 लाख में नई मशीन लाए हो, 240 में उसको पुरानी मशीन दे के आए। नेट टू नेट आपको उसको पैसा देना है 960 का 80% अभी दोगे, 20% बाद में दोगे। लेकिन जो रिमूवल और डिसमेंटलिंग कॉस्ट 40,000 रुपए, वो तो आपका अलग से आपने जेब से पे किया है। सो मेरे बच्चों, 9,60,000 रुपए जो आएगा ना बेटा, इसका 80% जीरो पीरियड में पे होगा, 20% ईयर वन में पे होगा। जीरो पीरियड में जो आप ये पे करोगे ना, जीरो पीरियड में आप जो ये पे करोगे ना, इसके अलावा जीरो पीरियड में आपका 40,000 रुपए और लगेगा, डिसमेंटलिंग और रिमूवल कॉस्ट। ध्यान समझिएगा, ये थोड़ा टिपिकल पॉइंट है। जीरो पीरियड में आपका 40,000 तो वो लग गया भाई, 40,000 तो आप अपनी फैक्ट्री में गए, आपने पुराने प्लांट को डिसमेंटल किया, 40,000 लग गया ना आपका, वो तो आपका जीरो पीरियड में लगा ना। दूसरा, 12 लाख में नई मशीन लाए, 240 में पुरानी मशीन दे के आए, 960 आपको और देना था उसको, 960 का 80% आज दिए, 20% बाद में दोगे। तो आज आपका क्या क्या लगा, एक तो 960 का 80% लगा प्लस 40,000 डिसमेंटलिंग का लगा। तो जीरो पीरियड का आपका आउटफ्लो कितना हो गया बेटा, 960 का 80% प्लस 40,000। और ईयर वन का आउटफ्लो कितना हुआ बेटा, ईयर वन का आउटफ्लो हुआ 960 का 20%। ईयर वन का आउटफ्लो हुआ 960 का 20%। ओके, नई मशीन की लाइफ 4 साल, सालवेज लिए 1 लाख रुपए। इंक्रीमेंटल एनुअल सेल रेवेन्यू दिया है बेटा। यहां पर अपने को जैसे पिछले 3 क्वेश्चन में इंक्रीमेंटल प्रॉफिट बिफोर डिप्रेशन एंड टैक्स निकालने के लिए, पिछले 3 क्वेश्चन में इंक्रीमेंटल प्रॉफिट बिफोर एंड डिप्रेशन टैक्स निकालने के लिए पुरानी मशीन का प्रॉफिट बिफोर डिप्रेशन एंड टैक्स निकाले, नई मशीन का प्रॉफिट बिफोर डिप्रेशन एंड टैक्स निकाले, दोनों का डिफरेंस निकाले, इंक्रीमेंटल आया। मगर इस क्वेश्चन में इंक्रीमेंटल प्रॉफिट बिफोर डिप्रेशन एंड टैक्स निकालने के लिए पुरानी मशीन का पीवीटी अलग और नई मशीन का पीवीटी अलग निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंक्रीमेंटल एनुअल सेल रेवेन्यू दिया हुआ है 12,25,000 रुपए। सीधा इसको कंट्रीब्यूशन मार्जिन से मल्टीप्लाई कर दो, इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। इंक्रीमेंटल इनडायरेक्ट कॉस्ट माइनस कर दो, इंक्रीमेंटल इनडायरेक्ट कॉस्ट माइनस कर दो, डायरेक्ट आपका इंक्रीमेंटल प्रॉफिट बिफोर डिप्रेशन एंड टैक्स आ जाएगा। डायरेक्ट आपका इंक्रीमेंटल प्रॉफिट बिफोर डिप्रेशन एंड टैक्स आ जाएगा। जो आपका इंक्रीमेंटल प्रॉफिट बिफोर डिप्रेशन एंड टैक्स आएगा, वो आपका डायरेक्ट जो नोट में काम आता है अपने, वो आ गया। वर्किंग कैपिटल का इस क्वेश्चन में क्या ट्रीटमेंट होगा, एडिशनल वर्किंग कैपिटल 250 रिक्वायर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 1 एंड 3 लाख एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 3। ईयर 1 के बिगिनिंग का मतलब होता है ईयर 0, ईयर 3 के बिगिनिंग का मतलब होता है ईयर 2। ईयर 1 के बिगिनिंग का मतलब ईयर 0, ईयर 3 के बिगिनिंग का मतलब ईयर 2। 2,50,000 रुपए जीरो पीरियड का एक और कैश आउटफ्लो, 960 का 80% प्लस 40,000 प्लस 2,50,000, 3 कैश आउटफ्लो ईयर 0 में। ईयर 2 में 3 लाख का एक कैश आउटफ्लो और होगा। फिर लिखा हुआ है वर्किंग कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर 4 विल बी नील। इसका एक्चुअल मतलब है ये 2,50,000 और 3 लाख 5,50,000, ये पूरा वर्किंग कैपिटल ईयर 4 में रिकवर बैक हो जाएगा। तो ईयर 4 में रिकवर बैक हो जाएगा पूरा 5,50,000 रुपए, ईयर 4 का कैश इनफ्लो। टैक्स रेट दिया हुआ है 30%, इग्नोर टैक्स ऑन कैपिटल गेन। इसका मतलब है कि लास्ट ईयर में अपने को एफटीपीजी एफटीपीएल नहीं निकालना है, और 12% अपने को सीओसी दिया हुआ है बेटा। एक बार फिर से क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपन क्या निकालते हैं, जीरो पीरियड का नेट कैश आउटफ्लो। जीरो पीरियड का नेट कैश आउटफ्लो, इस क्वेश्चन में 3 चीजें आएंगी। पहला, 40,000 रुपए जो आपने डिसमेंटलिंग कॉस्ट की है, वो डिसमेंटलिंग कॉस्ट तो आपकी जेब से लगाई है,
वो आपका 0 पीरियड का कैश आउटफ्लो है। दूसरा, 12 लाख रुपए में आपने नई मशीन खरीदी, 240 में एक्शन ऑफर में पुरानी मशीन दे के आए, 960 बचा, 960 का 80% अभी पे कर रहे हो, 20% ईयर वन पे कर रहे हो। 960 का जो 80% पे करोगे वो आपका 0 पीरियड का आउटफ्लो होगा। 40,000 डिसमेंटलिंग ऑफ 0 पीरियड का आउटफ्लो होगा। इन दोनों के अलावा आप 0 पीरियड में वर्किंग कैपिटल का 2,50,000 पे करके आओगे। इन तीनों को जोड़ देंगे, 0 पीरियड का आउटफ्लो आ गया। अपन ने आंसर नंबर 8 जो क्लास में बनाया था, तो बेटा ये आप लोग का 8 नंबर क्वेश्चन का जो क्लास में अपन आंसर लिखे थे वो एक बार मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं फिर से। डिसमेंटलिंग और रिमूवल की कॉस्ट जो है वो 0 पीरियड कैश आउटफ्लो होगा। वर्किंग कैपिटल एट द बिगिनिंग 0 पीरियड आउटफ्लो। वर्किंग कैपिटल ईयर 3 के स्टार्ट में, मतलब ईयर 2 के एंड में, और लास्ट ईयर में कैश इनफ्लो हो जाएगा। नई मशीन की परचेज कॉस्ट 12 लाख, एक्सचेंज ऑफर में 240 दिया, नेट परचेज प्राइस 960 है। 960 का 80% 20% करेंगे। यहां पर आपको इस स्टेज में आपको डिसमेंटलिंग और रिमूवल कॉस्ट को कंसिडर नहीं करना है। 0 पीरियड कैश आउटफ्लो निकालते समय जो नेट परचेज कॉस्ट का 80% दिए वो, डिसमेंटलिंग कॉस्ट अपनी जेब से लगेगी, अब 40,000 रुपये अलग से वो, और वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट तीनों आ जाएगा। इंक्रीमेंटल पीवीटी निकालने के लिए सीधा एनुअल सेल रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई किया, एनुअल कंट्रीब्यूशन आ गया, इनडायरेक्ट कॉस्ट माइनस कर दिया। बेसिस फॉर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन निकालने के लिए पुरानी मशीन की WDV एज पर इनकम टैक्स ये 2,40,000 आ जाएगी। फिर बेस ब्लॉक ऑफ एसेट निकालेंगे। ब्लॉक ऑफ एसेट निकालने के लिए पुरानी मशीन की WDV एज पर इनकम टैक्स प्लस नई मशीन की कॉस्ट। ब्लॉक ऑफ एसेट निकालते समय अपन लोग पुरानी मशीन को कितने में बेचे और उसमें डिसमेंटलिंग कॉस्ट कितनी लगी उसको माइनस करके नेट लेंगे ब्लॉक में। ये पॉइंट आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है। यानी आपको 3 अलग अलग तरीके सोचना है बच्चों। पहला, ये वाला पार्ट, नेट परचेज प्राइस निकालते समय जो नेट परचेज प्राइस का 80% 20% आप पे कर रहे हो ना, वहां पर नेट परचेज प्राइस निकालते समय जो नेट परचेज प्राइस का 80% 20% आप पे कर रहे हो ना, वहां पर नेट परचेज प्राइस निकालते समय आपको क्या ध्यान देना है वो देखिए। वहां पर 12 लाख में दिए 240, 12 लाख में लिए 240 में दिए। 0 पीरियड का आउटफ्लो निकालते समय डिसमेंटलिंग कॉस्ट अलग से 40,000 रुपए अपन पे करेंगे, और ब्लॉक ऑफ एसेट निकालते समय अपन लोग डिसमेंटलिंग कॉस्ट को माइनस करके जो नेट सेल वैल्यू आएगी पुरानी मशीन की उसको माइनस करेंगे। फिर उसके बाद इंक्रीमेंटल पीवीटी का आ जाएगा, ये आप लोग कर सकते हैं। इंक्रीमेंटल पीवीटी आ जाएगा, और लास्ट ईयर में वर्किंग कैपिटल रिकवर होगा, 0 पीरियड का आउटफ्लो, 20% ऑफ नेट परचेज प्राइस ईयर 1 में और पे होगा, ईयर 2 में वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट और होगा, ईयर 2 में वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट कैश आउटफ्लो आएगा, ईयर 1 में 20% पे करेंगे वो कैश आउटफ्लो आएगा। सालों वैल्यू नई मशीन की ईयर 4 में, और एनपीवी आ जाएगा आपका। आप लोग 5 क्वेश्चन थे बेटा, 1, 2, 4, 6 और 8, 4 क्वेश्चन डिस्कस हो गए हैं। अब 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा हूं मैं। जनरल मैनेजर ऑफ मेरी लिमिटेड is considering the replacement of 5-year-old equipment. Company has to incur excessive maintenance cost of the equipment. The equipment has 0 WDV. 0 WDV मतलब इनकम टैक्स में WDV 0 है। It can be modernized at a cost of 140, enhancing the economic life to 5 year. अपने पास एक पुराना इक्विपमेंट है, अपने पास वो पुराना इक्विपमेंट की WDV 0 हो गई है, 5 साल पुराना है वो इक्विपमेंट, या तो अपन उसको मॉडर्नाइज कर सकते हैं। मॉडर्नाइज करेंगे तो 1,40,000 0 पीरियड में आउटफ्लो लगेगा, उसकी इकोनॉमिक लाइफ 5 साल हो जाएगी। इक्विपमेंट को अपन लोग 5 साल के 30,000 में बेच सकते हैं। कब? अगर आज मॉडर्नाइज करते हैं तो। आज मॉडर्नाइज करेंगे तो 5 साल बिक जाएगा। मॉडर्नाइजेशन वुड हेल्प इन मटेरियल हैंडलिंग एंड इन रिड्यूसिंग लेबर मेंटेनेंस एंड रिपेयर कॉस्ट।
कंपनी हैज अनदर अल्टरनेटिव बाई ए न्यू मशीन एट ए कॉस्ट ऑफ 3,50,000 रुपए, इकोनॉमिक लाइफ 5 साल, सैलरी वैल्यू 60,000 रुपए। 3,50,000 रुपए में नई मशीन खरीदेंगे, सैलरी वैल्यू 60,000 रुपए, 5 साल की लाइफ रहेगी। नई मशीन मोर इफिशिएंट, इसको छोड़ दीजिएगा। एनुअल कॉस्ट एज फॉलोज, एग्जिस्टिंग मशीन की, मॉडर्नाइजेशन की, न्यू मशीन की। बेटा अपन इंक्रीमेंटल पीबीटी कैसे निकालेंगे? पुरानी मशीन की एनुअल कॉस्ट के मुकाबले मॉडर्नाइजेशन की एनुअल कॉस्ट जितनी कम हो जाएगी, इन दोनों का डिफरेंस जो है ना, वो मॉडर्नाइजेशन का इंक्रीमेंटल पीबीटी आएगा एज कंपेयर टू पुरानी मशीन। और फिर पुरानी मशीन की एनुअल कॉस्ट को नई मशीन की एनुअल कॉस्ट से कंपेयर करेंगे। नई मशीन की एनुअल कॉस्ट कम हो जा रही है, नई मशीन की एनुअल कॉस्ट जितने रुपए कम होगी ना, वो आपका नई मशीन की एनुअल कॉस्ट जितने रुपए कम होगी ना, वो आपका इंक्रीमेंटल पीबीटी आएगा नई मशीन का एज कंपेयर टू ओल्ड मशीन। इस क्वेश्चन में दो अलग अलग इंक्रीमेंटल पीबीटी आएंगे। पहला नई मशीन का के मुकाबले मॉडर्नाइजेशन में, दूसरा पुरानी मशीन के मुकाबले मॉडर्नाइजेशन में, दूसरा पुरानी मशीन के मुकाबले नई मशीन में। दो अलग अलग इंक्रीमेंटल पीबीटी आएंगे, पुरानी मशीन के मुकाबले मॉडर्नाइजेशन में, पुरानी मशीन के मुकाबले नई मशीन में। दो अलग अलग इंक्रीमेंटल पीबीटी आएंगे बेटा। तो इंक्रीमेंटल पीबीटी आपके दो आ गए। टैक्स एट 50%, रिक्वायर्ड 10%। नई मशीन को मॉडर्नाइज करना चाहिए या नई मशीन खरीदना चाहिए? पुरानी मशीन को मॉडर्नाइज करना चाहिए या नई मशीन खरीदना चाहिए? इस क्वेश्चन में अपने को क्या क्या कैलकुलेशन करना पड़ता है? इस क्वेश्चन में अपने पास दो ऑप्शन है, पुरानी की जगह मॉडर्नाइज करें, पुरानी की जगह नहीं खरीदे। दो अलग अलग एनपीवी निकलेंगे इस क्वेश्चन में। पुरानी मशीन की जगह मॉडर्नाइज करेंगे, उसको अलग लेके चलो, उसको डिस्कस कर रहा हूं मैं। पुरानी मशीन की जगह अगर मॉडर्नाइज करेंगे तो क्या होगा? पुरानी मशीन की जगह अगर मॉडर्नाइज करेंगे तो क्या होगा? आंसर होगा, पुरानी मशीन की जगह अगर मॉडर्नाइज करेंगे तो जीरो पीरियड में एक्स्ट्रा कैश आउटफ्लो लगेगा 1,40,000 रुपए। सेकंड, ईयर 5 में 30,000 रुपए का कैश इनफ्लो आ जाएगा। थर्ड, ईयर 1 से लेके ईयर 5 तक 1,20 और 70,500 का डिफरेंस। ईयर 1 से लेके ईयर 5 तक इंक्रीमेंटल पीबीडीटी आएगा। इंक्रीमेंटल डेप्रिफंड डायरेक्ट निकालेंगे। इस क्वेश्चन में ब्लॉक ऑफ एसेट वाला कंसेप्ट लगा के बेसिस फॉर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन नहीं निकालना है। वजह एसएलएम का क्वेश्चन है ये, बाकी चारों क्वेश्चन डब्ल्यूडीवी के थे, ये एसएलएम का है। पुरानी मशीन की डब्ल्यूडीवी 0 हो चुकी है। जो मॉडर्नाइजेशन का जो एसएलएम फिर डेप्रिसिएशन निकालोगे आप, ओरिजिनल कॉस्ट 1,40 माइनस स्क्रैप वैल्यू 30,000 अपॉन लाइफ 5 साल, वो जो आपका डेप्रिसिएशन परिणाम आएगा वो खुद इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन परिणाम आएगा। उसको यहां पर माइनस कर दीजिएगा। बिफोर टैक्स आ गया, टैक्स माइनस करके डेप्रिसिएशन डिवाइड कर दो, एनुअल कैश इनफ्लो आ गया। एनुअल कैश इनफ्लो चारों साल का सेम है, एन्युटी मल्टीप्लाई कर दो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आ गया। जीरो पीरियड का आउटफ्लो ईयर 5 का साल्वेज, ये आपका एक एनपीवी आ जाएगा। ये कौन सा एनपीवी आ गया? पुराने के मुकाबले मॉडर्नाइजेशन। अब पुराने के मुकाबले नया, पुराने के मुकाबले नए में जीरो पीरियड का आउटफ्लो 350, ईयर 5 का इनफ्लो 60,000, इंक्रीमेंटल पीवीटी 1,20 और 39,500 का डिफरेंस। इंक्रीमेंटल पीवीटी 1,20 और 39,500 का डिफरेंस। इंक्रीमेंटल डिप्रेशन 350 माइनस 60,000 अपॉन 5। इंक्रीमेंटल पीवीटी माइनस किया, इंक्रीमेंटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, टैक्स माइनस किया, डिप्रेशन को एड बैक कर दिया, एनुअल कैश इनफ्लो आ गया। एन्युटी से मल्टीप्लाई किया, जीरो पीरियड का आउटफ्लो मालूम है, ईयर 5 का इनफ्लो मालूम है। ये हो गया आपका 6 नंबर क्वेश्चन। एक बार आंसर जो अपन क्लास में लिखे थे वो देख लेते हैं। इंक्रीमेंटल एनुअल कैश इनफ्लो, ओल्ड के मुकाबले मॉडर्नाइजेशन, इंक्रीमेंटल एनुअल प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स,
इंक्रीमेंटल एनुअल प्रॉफिट बिफोर एंड डेप्रिसिएशन टैक्स किसको बोलेंगे इस क्वेश्चन में? जो टोटल कॉस्ट का डिफरेंस है, रिड्यूस्ड कैश आउटफ्लो वाला हो गया ये। अभी एक बीफ लग रहा है, बाद में 70,500 लगेगा, 49,500 रुपए कम हो जाएगा। वही पीबीटी है बेटा, वही इंक्रीमेंटल पीबीटी है बेटा, जो कॉस्ट कम हो जाएगी। और पुरानी के मुकाबले नई में 1,20 की जगह 39,500 कॉस्ट लगेगी। ये जो कम हो जाएगा यही इंक्रीमेंटल पीबीटी है बेटा। डिप्रेशन डायरेक्ट निकलेगा, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ, ये आपका एनुअल कैश इनफ्लो आ गया। यहीं पर एन्यूटी से मल्टीप्लाई कर दिया तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आ गया। साल्वेज वैल्यू जो ईयर 5 में मिलेगी मॉडर्नाइजेशन में और नई मशीन में, वो प्लस करके कॉस्ट माइनस कर दिया, एनपीवी आ गया। एनपीवी पॉजिटिव है मॉडर्नाइजेशन में, उसमें निगेटिव है, मॉडर्नाइजेशन इज रिकमेंडेड। ये बेटा आपके 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। जो इस लेक्चर में आपके 5 क्वेश्चन रिप्लेसमेंट वाले कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद अपन लोगों ने 3 क्वेश्चन इस टॉपिक में और किए थे। वो 3 क्वेश्चन थे, 9 नंबर क्वेश्चन किया, ए केमिकल कंपनी इज प्रेजेंटली पेइंग एन आउटसाइड फर्म ₹1 पर गैलन to dispose of the waste resulting from its manufacturing operation. At normal operating capacity, waste is about 50,000 गैलन पर ईयर। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन में कुछ वेस्ट प्रोड्यूस होता है, 50,000 गैलन का वेस्ट प्रोड्यूस होता है। बेटा इसका मतलब ये हुआ कि फिलहाल जो है ना 50,000 गैलन का, गैलन इज ए यूनिट, जैसे केजी, ग्राम, गैलन, तो 50,000 गैलन का वेस्ट अभी प्रोड्यूस हो रहा है और वो वेस्ट अपने को हमारी फैक्ट्री से हटाना पड़ता है। और हटाने के लिए हम एक कॉन्ट्रैक्टर को ठेका दे रखे हैं और उसको ₹1 पर गैलन अपने को पे करना पड़ता है। तो उस वेस्ट को फैक्ट्री से हटाने में हर साल अपना 50,000 रुपये लगता है बेटा। अगर अपन उस वेस्ट को एक मार्केटिंग प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लेंगे ना, तो जो 50,000 रुपये अपना हर साल लग रहा था ना, वो 50,000 अपना लगना बंद हो जाएगा। रिड्यूस्ड कैश आउटफ्लो इज कैश इनफ्लो, तो ये अपना कैश इनफ्लो बन जाएगा जब अपन लोग उस वेस्ट को मार्केटेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे, तब 50,000 पर एनम। आगे बढ़िए। आफ्टर स्पेंडिंग 60,000 रुपये ऑन रिसर्च, ये बेटा यूजलेस इंफॉर्मेशन है। ये 60,000 रुपये को इस क्वेश्चन में यूजलेस कर दीजिएगा। एनपीवी निकालते समय इस 60,000 को कंसिडर मत कीजिएगा, क्योंकि ये हिस्टोरिकल कॉस्ट है, संक कॉस्ट है, लग चुकी है। जो कॉस्ट लग चुकी है और वो अपने डिसीजन से प्रभावित नहीं होती है, उसको अपन लोग डिसीजन मेकिंग के लिए इररिलेवेंट मानते हैं। तो ये इररिलेवेंट कॉस्ट हो गई। तो आफ्टर स्पेंडिंग 60,000 रुपये ऑन रिसर्च, कंपनी डिस्कवर्ड दैट वेस्ट कुड बी सोल्ड फॉर ₹10 पर गैलन, अगर उसको फर्दर प्रोसेस किया गया तो अभी अपन वेस्ट को फैक्ट्री से बाहर फेंकवाते हैं, अब उसको फर्दर प्रोसेसिंग करेंगे तो वो ₹10 में बिक जाया करेगा। एडिशनल प्रोसेसिंग वुड हाउएवर रिक्वायर एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 6 लाख रुपए इन न्यू इक्विपमेंट विच वुड हैव एन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 10 साल विथ नो साल्वेज वैल्यू। 6 लाख रुपए लगेगा, 0 पीरियड का कैश आउटफ्लो, 10 साल की लाइफ है। डेप्रिसिएशन एसएलएम मेथड से लगेगा। एक्सेप्ट फॉर द कॉस्ट इनकर्ड इन एड 20,000 रुपये पर एनम। ये 20,000 रुपये अगर अपन फर्दर प्रोसेसिंग करेंगे, नया प्रोडक्ट बेचेंगे, तो 20,000 रुपये अपना हर साल एड में खर्चा लगेगा। ये हर साल का 0 पीरियड का हर साल का आउटफ्लो होगा। नो चेंज इन द प्रेजेंट एसएनडी एक्सपेंस एक्सपेक्टेड, अगर न्यू प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड, द रिटर्न ऑफ द एडिशनल प्रोसेसिंग कॉस्ट आर एज फॉलोज। वेरिएबल कॉस्ट ₹5 पर गैलन, ये ऑफ वेस्ट पुट इनटू द प्रोसेस यूजलेस है, क्योंकि पूरे 50,000 गैलन में वेरिएबल कॉस्ट लगेगी। फिक्स कॉस्ट डेप्रिसिएशन को छोड़ के है 30,000 पर एनम। नो लॉस इन प्रोसेसिंग, एज्यूम दैट द टोटल वेस्ट कैन बी सोल्ड, एस्टिमेट 50,000 गैलन बिक सकता है। मैनेजमेंट ऑल्सो व्हेन कन्फ्रंटेड विद द चॉइस ऑफ एडवाइस, सीओसी 15%, टैक्स रेट 50%, 10 साल की लाइफ और पीवीएफ दिया हुआ है। कैसे बनेगा क्वेश्चन? एनपीवी निकालेंगे। एनपीवी निकालने के लिए क्या करेंगे? 0 पीरियड का आउटफ्लो, 6 लाख रुपए का नया इक्विपमेंट खरीदना पड़ेगा, वो हो गया 0 पीरियड का आउटफ्लो।
6 लाख का नया इक्विपमेंट, 60,000 रुपये यूजलेस। आप लोग एनुअल कैश इनफ्लो निकाल लेंगे। चूंकि एनुअल कैश इनफ्लो इस क्वेश्चन में हर साल इवन आएगा, इसलिए उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए डायरेक्ट एन्युटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। एनुअल कैश इनफ्लो कैसे निकालेंगे? एनुअल सेल रेवेन्यू से स्टार्ट करो। 50,000 गैलन है, 10 रुपए बिकेगा, 5 लाख रुपए एनुअल सेल रेवेन्यू आ गया। रिड्यूस्ड कैश आउटफ्लो कैश इनफ्लो होता है, जो अपन 50,000 रुपए कॉन्ट्रैक्टर को देते वो अपने को देना नहीं पड़ेगा, वो 50,000 भी अपना कैश इनफ्लो है हर साल का। 5 लाख रुपए में उसको भी जोड़ दीजिएगा एनुअल सेल रेवेन्यू में, 50,000 उसको भी जोड़ दीजिएगा, दोनों को जोड़ दिया, वो आ गया एनुअल कैश इनफ्लो। वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो, फिक्स कॉस्ट माइनस कर दो, डेप्री माइनस कर दो। डेप्री 6 लाख अपॉन 10 करके आएगा, क्योंकि इसके पहले दिया नहीं है। एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंस 20,000 माइनस कर दो, एनुअल पीबीटी आ गया, टैक्स माइनस करके डेप्रिसिएशन को जोड़ दो, एनुअल कैश इनफ्लो आ गया, एन्युटी कर दो, पीवी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट 6 लाख रुपए है, एनपीवी निकाल दीजिएगा। तो ये है 9 नंबर क्वेश्चन का क्लास का आंसर। डायरेक्ट आंसर चेक कर लेते हैं। सेल रेवेन्यू आ गया 5 लाख, जो अपन लोग कॉन्ट्रैक्टर को दे रहे थे वो बच जाएगा, वो भी अपने लिए इनफ्लो है, उसको भी प्लस कर दिया। वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट ऐड, डेप्रिसिएशन एफएलएम से, पीबीटी, टैक्स, डेप्रिसिएशन, एनुअल कैश इनफ्लो, एन्युटी से मल्टीप्लाई कर दिया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आ गया, कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट माइनस कर दिया, एनपीवी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लोग किए थे 11 नंबर क्वेश्चन। बारह और 10 तीन क्वेश्चन और बचे हुए हैं चैप्टर 3 में, जो अपन क्लास में किए हैं। इसके बाद 2 क्वेश्चन अपन अभी क्लास में नहीं किए हैं, वो और बचेंगे। 11, 12 और 10 ये 3 क्वेश्चन का आपको रिवीजन और करवाना है। कैपिटल बस्टिंग के 3rd चैप्टर का रिवीजन में अपने आई थिंक 4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उनको स्टार्ट करता हूं बेटा। ये 4 क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बेटा है, ए लाइट कुकर कंपनी इज इवेल्युएटिंग 3 इन्वेस्टमेंट सिचुएशन। पहला, दूसरा और तीसरा, ये जो 3 अलग अलग इन्वेस्टमेंट सिचुएशन दिया हुआ है ना बेटा, इसमें अपने को ज़्यादा माइंड अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। बस ये सोचना है कि 3 अलग अलग ऑप्शन है बेटा, 3 अलग अलग प्रोजेक्ट है बेटा। ओके बेटा, अब प्रोजेक्ट के नाम है 1, 2, 3, इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड इतना इतना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो इतना इतना है। सबसे पहला काम आप कीजिए बच्चों, इन तीनों का एनपीवी निकाल लीजिए बेटा। इन तीनों का एनपीवी आ जाएगा बच्चों 90,000 रुपये प्रोजेक्ट 1 का एनपीवी आ गया, 70,000 रुपये प्रोजेक्ट 2 का एनपीवी आ गया, 1,30,000 रुपये प्रोजेक्ट 3 का एनपीवी आ गया बेटा। 90,000 रुपये, 70,000 रुपये और 1,30,000 रुपये। बेटा अपने पास 3 ऑप्शन तो ये हो गए, अपने पास 3 ऑप्शन तो ये हो गए कि अपन प्रोजेक्ट 1 टेकअप कर सकते हैं, या सिर्फ प्रोजेक्ट 2 टेकअप कर सकते हैं, या सिर्फ प्रोजेक्ट 3 टेकअप कर सकते हैं। तीनों में अपना एनपीवी आएगा 90,000, 70,000 और 1,30,000। इस क्वेश्चन में अपने को अलग अलग ऑप्शंस ही डेवलप करने बोला है बेटा। इस क्वेश्चन की लास्ट लाइन में अगर पढ़ेंगे ना, तो स्टेट कौन से प्रोजेक्ट चूजन करने चाहिए, अपने को अलग अलग ऑप्शन डेवलप करने बोला है बेटा। और वो ऑप्शन अपने बेस्ट होगा जिसमें एनपीवी हाईएस्ट होगा। तो 3 ऑप्शन तो हो गए, खाली प्रोजेक्ट 1 टेकअप करें, खाली प्रोजेक्ट 2 टेकअप करें, खाली प्रोजेक्ट 3 टेकअप करें। खाली प्रोजेक्ट 1 टेकअप करते हैं 90,000 रुपये कमाएंगे, खाली प्रोजेक्ट 2 टेकअप करते हैं 70,000 कमाएंगे, खाली प्रोजेक्ट 3 टेकअप करते हैं 1,30,000 कमाएंगे। अब एक ऑप्शन ये दिया है बच्चों, इसको आप नंबरिंग भी दे सकते हैं बेटा। प्रोजेक्ट 1 and 2 आर ज्वाइंटली अंडरटेकन
देयर विल बी नो इकोनॉमीज, द इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड एंड प्रेजेंट वैल्यू विल सिंपली बी द सम ऑफ द पार्ट। तो अब एक ऑप्शन हो गया कि प्रोजेक्ट 1 और 2 को अपन ज्वाइंटली टेकअप करें। अगर प्रोजेक्ट 1 और 2 को अपन ज्वाइंटली टेकअप करते हैं बच्चों, तो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगा, जो दोनों का अलग अलग इन्वेस्टमेंट है उसका समेसन, और प्रेजेंट वैल्यू होगा दोनों का जो अलग अलग है उसका समेसन। तो इस ऑप्शन में क्या होगा बेटा, इस ऑप्शन में अपन लोग देखिए प्रोजेक्ट 1 2 3, प्रोजेक्ट 1 और 2 अगर टेकअप करेंगे ना, दोनों की इन्वेस्टमेंट को प्लस कर दिए, दोनों की प्रेजेंट वैल्यू को प्लस कर दिए, एनपीवी निकाल दिए। ये एक ऑप्शन और हो गया। नेक्स्ट बेटा यहां पर है, इसको सेकंड नंबरिंग दे दो बेटा आप लोग। प्रोजेक्ट 1 और 3 अगर टेकअप करेंगे ना बेटा, तो इकोनॉमीज आर पॉसिबल इन इन्वेस्टमेंट। इकोनॉमीज आर पॉसिबल इन इन्वेस्टमेंट का मतलब होगा इन्वेस्टमेंट अपने को जो 1 और 3 में अलग अलग करना पड़ता था ना, जब दोनों प्रोजेक्ट को एक साथ टेकअप करेंगे ना, तो कंबाइन इन्वेस्टमेंट उससे कम करना पड़ेगा। जैसे 1 और 3 में अलग अलग इन्वेस्टमेंट कितना है देखो बेटा, 2 लाख और 2,70,000। तो दोनों को अगर अलग अलग टेकअप करते हैं ना बेटा, अपना इन्वेस्टमेंट है 4,70,000 बेटा। लेकिन अगर दोनों को एक साथ टेकअप करेंगे ना बेटा, तो क्वेश्चन लिखा हुआ है इकोनॉमीज आर पॉसिबल इन इन्वेस्टमेंट बिकॉज वन ऑफ द मशीन एक्वायर्ड कैन बी यूज्ड इन बोथ द प्रोडक्शन प्रोसेस। इन्वेस्टमेंट में इकोनॉमी क्यों आएगा, उसका लॉजिक दिया है, उसके लॉजिक को अपने को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है बेटा। बस इन्वेस्टमेंट में इकोनॉमिक्स होगा, इकोनॉमीज होगा, सेविंग होगी। द टोटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड फॉर 1 and 3 कंबाइंड इज 4,40,000 रुपये। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अगर 1 और 3 को एक साथ टेकअप करेंगे ना, तो टोटल इन्वेस्टमेंट अपने को 4,40 करना पड़ेगा। अच्छा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो कितना आएगा, अगर प्रोजेक्ट 1 और 3 को एक साथ टेकअप करेंगे, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो कितना आएगा, वो अपने को क्वेश्चन में दिया नहीं है बेटा। और अगर वो अपने को क्वेश्चन में नहीं दिया है बच्चों, तो अपन एज्यूम करेंगे बेटा कि जो उनका अलग अलग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो था, उसका टोटल ही अभी भी आएगा। इन्वेस्टमेंट टोटल नहीं आएगा, 2 लाख और 2,70,000, 4,70,000 की जगह 4,40,000 हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, 4,40,000 हो जाएगा। लेकिन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो चूंकि नीचे अलग से नहीं दिया हुआ है, तो वो दोनों का जो अलग अलग था उसका टोटल ले लेंगे। 2,90,000 1 का था, 4 लाख रुपए 3 का था, 6,90,000 हो गया। तो बच्चों ऑप्शन नंबर 4 देखिए बेटा, 1 and 3। 1 and 3 में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो दोनों का समेसन करके लिया जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो दोनों का समेसन करके लिएंगे 6,90,000 रुपये, मगर जो कैश आउटफ्लो है बेटा वो 4,40,000 रुपये आएगा कंबाइंड वाला, तो 2,50,000 का हो जाएगा अपने को एनपीवी बेटा। अब ये इसको आप लोग थर्ड नंबरिंग कर दो बेटा। ये नंबरिंग का मतलब है अलग अलग ऑप्शन डेवलप कर रहे हैं बेटा अपन लोग। If project 2 and 3 are undertaken, there are economies to be achieved in marketing and producing the product, but not in the investment. मतलब अगर प्रोजेक्ट 2 और 3 टेकअप करेंगे ना, तो इन्वेस्टमेंट में कोई इकोनॉमीज नहीं होगी। इन्वेस्टमेंट में इकोनॉमीज नहीं होने का मतलब यह है कि प्रोजेक्ट 2 और 3 अगर टेकअप करेंगे ना, तो प्रोजेक्ट 2 में और प्रोजेक्ट 3 में जो अलग अलग इन्वेस्टमेंट लगती थी ना, यानी कि 1,15,000 और 2,70,000 रुपये, तो कंबाइंड इन्वेस्टमेंट इन दोनों का समेसन आएगा बेटा। 1,15,000 2 में लगेगा, अभी भी 2,70,000 3 में लगेगा, दोनों का टोटल आ गया 385,000। इतना अपने को इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा अगर प्रोजेक्ट 2 and 3 टेकअप करते हैं तो। लेकिन दूसरी जगह इकोनॉमीज आएगा, मार्केटिंग और प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट में इकोनॉमीज आएगा। तो एक्सपेक्टेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो विल बी 6,20,000 रुपये। मतलब क्या हुआ बेटा कि अगर प्रोजेक्ट 2 और 3 टेकअप करेंगे ना, तो जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो है ना बेटा, वो आपका जो दोनों का अलग अलग था बेटा, 2 का था 1,85,000 रुपये, 3 का था 4 लाख रुपए, दोनों का अलग अलग मिला के था 585,000। अगर दोनों को एक साथ टेकअप करेंगे ना बेटा, ये अपना बढ़ जाएगा बेटा। दोनों को अलग अलग टेकअप करते बेटा, ये आ रहा था 585,000, दोनों को एक साथ टेकअप करेंगे बेटा, ये अपना बढ़ जाएगा, ये अपना हो जाएगा 6,20,000 रुपये, 6,20,000 रुपये। तो अब नया एनपीवी कितना आ जाएगा, प्रोजेक्ट 2 और 3 को टेकअप करेंगे तो नया एनपीवी आ जाएगा, ये रहा ऑप्शन 6,20 का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो आ जाएगा। दोनों का जो अलग अलग था उसका समेसन नहीं आएगा, बल्कि इतना आएगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट दोनों का जो पहले अलग अलग था उसी का समेसन आएगा। आपका एनपीवी आ गया। लास्ट ऑप्शन है, इसको 4 नंबर कर दो बेटा।
इफ ऑल द 3 प्रोजेक्ट आर अंडरटेकन साइमल्टेनियसली द इकोनॉमीज नोटेड विल स्टिल होल्ड। ये लाइन जो है ना बेटा, इकोनॉमीज नोटेड विल स्टिल होल्ड, इस लाइन में दोनों इकोनॉमीज की बात कर रहा है। दोनों इकोनॉमीज कौन सी है बेटा? ये वाली। जब प्रोजेक्ट 1 और 3 को टेक कर रहे थे अपन लोग, तो इन्वेस्टमेंट में इकोनॉमीज पॉसिबल था। इन्वेस्टमेंट अपने को 1 और 3 में 440 करना पड़ रहा था। तो तीनों प्रोजेक्ट टेकअप करेंगे तब भी 1 और 3 का इन्वेस्टमेंट 440 ही रहेगा। एक और इकोनॉमीज हुई थी कब? जब 2 और 3 को टेकअप किए थे। जब 2 और 3 को टेकअप किए थे तो अपने को प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो में बढ़ोतरी हो गई थी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो जब 2 और 3 को टेकअप किए थे तो 6,20,000 हो गया था। तो जब तीनों को टेकअप करेंगे ना बेटा, तो उसमें 2 और 3 का जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो होगा ना, वो 6,20 ही रहेगा। जब तीनों को टेकअप करेंगे ना बेटा, तो 1 और 3 का जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो 440 ही रहेगा। दोनों इकोनॉमीज अपने को मिलेंगी। 1 और 3 का इन्वेस्टमेंट 440 ही रहेगा और 2 और 3 का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो 6,20,000 ही रहेगा। तो बेटा अब 1 to 3 तीनों को टेकअप किए तो क्या होगा बेटा? इन्वेस्टमेंट कितना होगा बेटा? तो इन्वेस्टमेंट होगा 1 और 3 का कंबाइंड इन्वेस्टमेंट 440 रहेगा। 2 का इन्वेस्टमेंट जो खुद का दिया हुआ है वो रहेगा। 2 का इन्वेस्टमेंट होगा 185, तो 4,40,000 तो 1 और 3 का हो गया, और 185 नहीं, 115 2 का हो गया। तो 440 पर 115 कर देंगे बेटा, तो इसका समीशन आ जाएगा, वो आ जाएगा इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो कितना आएगा बच्चों? तो 2 और 3 का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो बेटा कंबाइंड वाला 620 है, वो रहेगा। और 1 का नहीं दिया हुआ है नीचे, तो 1 का जो खुद का था 290 वो ले लेंगे अपन लोग। तो इसलिए लास्ट ऑप्शन में क्या होगा? देखिए लास्ट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट कितना आएगा? 1 और 3 का जो कंबाइंड वाला इन्वेस्टमेंट है 440 वो आएगा। 2 का नहीं दिया हुआ है इसलिए ओरिजिनल आएगा, और एक खर्चा और लगेगा, नीचे दिया हुआ है 1,25,000 रुपए एक्सटेंशन में खर्चा और लग जाएगा अगर तीनों टेकअप करेंगे तो ये एक्सटेंशन का 1,25 भी यहां पर आ जाएगा। तीनों को जोड़ दिया 680 आ गया इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, ये रहा। और कैश इनफ्लो कितना आएगा? तो 2 और 3 का तो कंबाइंड वाला आ जाएगा 6,20,000 रुपए, और 1 का अपने को दिया नहीं है तो 1 का जो ओरिजिनल दिया हुआ है वो वाला आ जाएगा, तो 9,10,000 रुपए आ जाएगा। ये एनपीवी आ गया आपका। अब इनमें से जिस ऑप्शन में एनपीवी हाईएस्ट है वो है प्रोजेक्ट 1 और 3 को अगर कंबाइन टेकअप करते हैं तो एनपीवी हाईएस्ट है। इस प्रोजेक्ट को अपन लोग सेलेक्ट करेंगे। दैट इज एंड विथ क्वेश्चन नंबर 11। अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खास तौर पे इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट होने की मेन वजह है ये वाला। ये इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन कॉस्ट आर पेएबल इन एडवांस। क्वेश्चन को रीड करके आपको एक्सप्लेन करता हूं। अल्फा लिमिटेड इज ए मैन्युफैक्चरर ऑफ कंप्यूटर। इट वांट टू इंट्रोड्यूस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस while making computer. The estimated annual saving from introduction of artificial intelligence is as follows. ये एनुअल सेविंग वर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा। एनुअल सेविंग का मतलब लिख लो एनुअल कैश इनफ्लो। अब एनुअल सेविंग कौन कौन सी होंगी? अपन एक कंप्यूटर सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं और उसमें अपन लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी लेके आ रहे हैं, तो उसमें अपने को एनुअल सेविंग कौन कौन सी होगी? तो इसका जवाब है रिडक्शन ऑफ 5 एम्प्लॉइज विथ एनुअल सैलरी ऑफ 3 लाख रुपए ईच। रिडक्शन ऑफ 5 एम्प्लॉइज विथ एनुअल सैलरी ऑफ 3 लाख रुपए ईच। 5 एम्प्लॉय जो हमारे यहाँ अभी सर्विस कर रहे हैं ना, उनको अपन लोग कम कर देंगे बेटा। तो उनको कम कर देंगे तो उनका 3 लाख रुपए हर एक की एनुअल सैलरी थी वो कम हो जाएगी। 15 लाख रुपए का अपना ये एनुअल सेविंग हो जाएगी, एनुअल कैश इनफ्लो हो गया। रिडक्शन ऑफ 3 लाख इन प्रोडक्शन डिले कॉज बाय इन्वेंट्री प्रॉब्लम। तो ये जो अपने को डिस्क्रिप्शन दिया है ना, इसको ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा बेटा, ऊपर एनुअल सेविंग जो लिखा है उसको ध्यान दीजिएगा। तो ये भी कैश इनफ्लो हो गया 3 लाख रुपए का। रिडक्शन इन लॉफ्ट सेल 2.5 लाख रुपए, ये भी कैश इनफ्लो हो गया। और गेन ड्यू टू टाइमली बिलिंग 2 लाख रुपए, ये भी कैश इनफ्लो हो गया। तो 15, 3, 18, 2, 20, 2, 22,50,50,000 रुपये आ गया बेटा आपका एक एनुअल कैश इनफ्लो। ठीक है बेटा। द परचेज प्राइस ऑफ सिस्टम फॉर
इंस्टॉलेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज 20 लाख रुपए, इंस्टॉलेशन कॉस्ट इज 1 लाख रुपए, 80% ऑफ द परचेज प्राइस विल बी पेड इन द ईयर ऑफ परचेज, रिमेनिंग विल बी पेड इन द नेक्स्ट ईयर। बेटा ईयर ऑफ परचेज का मतलब होगा ईयर 0, नेक्स्ट ईयर का मतलब होगा ईयर 1। बेटा ये इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो है ना, इसको ये 0 पीरियड का आउटफ्लो है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट 0 पीरियड का आउटफ्लो है, 0 पीरियड का आउटफ्लो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है। डिप्रीशन अपन लगाएंगे, ओरिजिनल कॉस्ट 20 लाख रुपए मशीन की और इंस्टॉलेशन कॉस्ट 1 लाख रुपए, 21 लाख रुपए टोटल कॉस्ट है मशीन की। उसमें अपन लोग डिप्रीशन लगाएंगे 5 साल में एसएलएम मेथड से, तो डिप्रीशन हर साल आपका आएगा 4,20,000 रुपए। यहां पर यह बात ध्यान रखिएगा बेटा कि भले ही आप मशीन की कॉस्ट का 80% अभी पे कर रहे हो और 20% अगले साल पे कर रहे हो, डिप्रीशन पूरे अमाउंट पे तुरंत लगना शुरू हो जाता है। भले आपने पेमेंट को डिफर कर दिया हो, डिप्रीशन पूरा क्लेम करेंगे अपन लोग। एक और इंपॉर्टेंट बात बेटा, जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट 1 लाख रुपए दिया हुआ है ना, वो जो लिखा है ना 80% परचेज प्राइस, उसका पार्ट नहीं है। इंस्टॉलेशन कॉस्ट 1 लाख रुपए अलग से 0 पीरियड का कैश आउटफ्लो होगा बेटा। इंस्टॉलेशन कॉस्ट 1 लाख रुपए अलग से 0 पीरियड का कैश आउटफ्लो होगा बच्चों। और जो 20 लाख रुपए परचेज प्राइस है ना, उसका 80% 16 लाख रुपए 0 पीरियड में पे करेंगे, 4 लाख रुपए ईयर 1 में पे करेंगे, डिप्रीशन पूरे 21 लाख पे शुरू से क्लेम करना शुरू कर देंगे। एस्टिमेटेड लाइफ 5 साल, एसएलएम मेथड डिप्रीशन। ऑपरेशन ऑफ न्यू सिस्टम रिक्वायर 2 कंप्यूटर स्पेशलिस्ट, एनुअल सैलरी पर पर्सन लिखा हुआ है, तो 5 लाख रुपए इंटू 2 कर दीजिएगा, 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए अपनी एनुअल सैलरी लगेगी खर्चा। देखिए 22,50,000 रुपए है कैश इनफ्लो, 4,20,000 रुपए है डिप्रीशन पर एनम, 10 लाख रुपए है एनुअल सैलरी पर एनम जो अपने को पे करना पड़ेगा। 22,50,000 में 10 लाख और 4,20,000 माइनस कर दीजिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा आपका। यहां तक हो गया क्वेश्चन। इन एडिशन टू अबोव, एनुअल मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन कॉस्ट फॉर 5 ईयर आर एज फॉलोज। मेंटेनेंस ऑपरेशन कॉस्ट 5 साल की ये दिया हुआ है। चूंकि अपने को मेंटेनेंस ऑपरेशन कॉस्ट हर साल अलग अलग दिया हुआ है बेटा, तो इसलिए इस क्वेश्चन में एनुअल कैश फ्लो हर साल के अलग अलग आएंगे। अभी तक के एनुअल कैश फ्लो कांस्टेंट है इस क्वेश्चन में। 22,50,000 कांस्टेंट था हर साल का, 4,20,000 डिप्रीशन कांस्टेंट था हर साल का, 10 लाख रुपए कांस्टेंट था हर साल का, लेकिन मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन कॉस्ट अलग अलग देने के कारण अपने को अलग निकालना पड़ेगा। मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन कॉस्ट अपने को दिया हुआ है, यहां लिखा हुआ है कि मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन कॉस्ट आर पेएबल इन एडवांस। ये खास तौर पे यूनिक पॉइंट है। कंसेप्ट ये बेटा कि जब भी कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैं बोलता हूं तो इसका मतलब बेटा जो इनकम टैक्स में अपने को खर्चे के रूप में अलाउ होता है। जब भी कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में क्वेश्चन में ये लिखा हो ना बेटा कि उसको एडवांस में पे करते हैं बच्चों, तो उसमें कॉन्सेप्ट ये बेटा कि आप पेमेंट जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे कर रहे हैं और इनकम टैक्स में आप उस खर्चे को जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्लेम करेंगे वो दोनों अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम होगा। फॉर एग्जांपल ईयर 1 में ये 2 लाख रुपए जो लिखा है ना बेटा, ये ईयर 1 में इनकर हुआ है। इनकर से मेरा मतलब है इनकम टैक्स में ये 2 लाख रुपए ईयर 1 में ही अलाउ होगा, मगर पेमेंट इसका आप ईयर 0 में करोगे। पीवीएफ निकालने के लिए, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए ईयर 0 का पीवीएफ लेना पड़ेगा 2 लाख रुपए के लिए, क्योंकि ईयर 0 में पे कर रहे हो आप। लेकिन इनकम टैक्स में आप इसको क्लेम कर पाओगे ईयर 1 में, तो पीबीटी निकालने के लिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए ये ईयर 1 में माइनस होगा। तो ये बहुत स्पेशल पॉइंट है। तो इसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे, पीबीटी निकालने के लिए रिस्पेक्टिव ईयर में माइनस करो, पीबीटी निकालने के लिए रिस्पेक्टिव ईयर में माइनस करो, पीबीटी निकालने के बाद, टैक्स निकालने के बाद उसको वापस से रिस्पेक्टिव ईयर में ऐड बैक कर दो, क्योंकि वो उस ईयर का कैश आउटफ्लो नहीं है, इसलिए ऐड बैक किए। पहले माइनस क्यों किए थे, क्योंकि इनकम टैक्स में वो रिस्पेक्टिव ईयर में अलाउ होगा, तो इनकम टैक्स में रिस्पेक्टिव ईयर में अलाउ होगा, इसलिए रिस्पेक्टिव ईयर में माइनस किए। फिर चूंकि वो इस ईयर का कैश आउटफ्लो नहीं है, इसलिए बाद में उसको ऐड बैक कर दिए।
और ऐड बैक करने के बाद फिर उसको एक साल पहले आउटफ्लो दिखाइए। पहले ऊपर माइनस पीबीटी से पहले, पीबीटी के बाद रिस्पेक्टिव ईयर में ऐड बैक, और एक साल पहले उसको माइनस करते जाओ। जहां पर ऐड बैक करोगे ना उसी के नीचे माइनस करके दिखा दीजिएगा। ये ट्रीटमेंट होगा मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन कॉस्ट का। और उसके बाद फिर टैक्स रेट दिया हुआ है, इसमें ये 10 और 12% का पीवीएफ यूजलेस है क्योंकि रिक्वायर्ड रेट है 15%, तो अपने को पीवीएफ भी 15% का चाहिए। तो 12 नंबर क्वेश्चन का बेटा सॉल्यूशन एक बार बुक से देख लेते हैं अपनी कॉपी से। एनुअल सेविंग पहले चारों की निकाल दिया अपन लोग, 22,50,000 आ गया। एनुअल कैश इनफ्लो निकालने के लिए एनुअल सेविंग लिखे, कंप्यूटर ऑपरेटर की सैलरी लिखे, डेप्रिसिएशन पूरे 21 लाख पे लगेगा, 20 लाख परचेस कॉस्ट थी, इंस्टॉलेशन कॉस्ट 1 लाख भी कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है। डेप्रिसिएशन निकालने के लिए उसको भी प्लस करते हैं अपन लोग, डेप्रिसिएशन पूरे 21 लाख पे लगेगा। मेंटेनेंस कॉस्ट का ट्रीटमेंट ध्यान से देखो बेटा, रिस्पेक्टिव ईयर में पहले माइनस किए, बाद में यहां रिस्पेक्टिव ईयर में ऐड बैक कर दिए उसको, देखिए, और फिर एक साल पहले उसको वापस माइनस कर दिए टैक्स निकाल के, और ये आपका एनुअल कैश फ्लो आ गया बेटा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में एनुअल कैश फ्लो निकालने के बाद एक और इस क्वेश्चन में आईएमपी कॉन्सेप्ट बेटा पीआई के बारे में। कॉन्सेप्ट ये है बेटा पीआई के बारे में कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। कॉन्सेप्ट ये है बेटा कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो जो लेते हैं ना अपन लोग पीआई निकालने के लिए, उसके बारे में एक स्पेशल कमेंट देना चाहता हूं मैं। स्पेशल कमेंट ये है बेटा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो जो लेते हैं ना उसके बारे में स्पेशल कमेंट ये है बेटा कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो का मतलब जीरो पीरियड का आउटफ्लो नहीं है। अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो का मतलब जीरो पीरियड का आउटफ्लो ही होता तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो में तो फिर ये 2 लाख रुपए जो एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट का है ये भी आ जाना चाहिए था। पीआई निकालने के लिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो का मतलब जीरो पीरियड का कैश आउटफ्लो नहीं होता है, क्योंकि अगर पीआई निकालने के लिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो का मतलब जीरो पीरियड का कैश आउटफ्लो होता तो फिर तो ये 2 लाख रुपए जो मेंटेनेंस कॉस्ट का है ये भी तो जीरो पीरियड में लगा है बच्चों, तो ये भी तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो में आना चाहिए बेटा। लेकिन नहीं, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो में नहीं आएगा, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो का मतलब जीरो पीरियड का कैश आउटफ्लो नहीं होता है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो का मतलब होता है मशीन की कॉस्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे इंस्टॉलेशन कॉस्ट और वर्किंग कैपिटल की इन्वेस्टमेंट, इन तीनों में जो टोटल पैसा लगा उनकी प्रेजेंट वैल्यू, वो कहलाता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। मशीन की कॉस्ट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट और वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट। वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट इस क्वेश्चन में नहीं है इसलिए उसको छोड़ देते हैं। मशीन की कॉस्ट और इंस्टॉलेशन कॉस्ट, इन दोनों में जो पैसा लगाना बेटा वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो में आएगा। मशीन की कॉस्ट को अगर आपने ईयर 1 में भी पे किया है तब भी वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो में आएगा। उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के उसको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो लेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में आपने मशीन की कॉस्ट में से 16 लाख रुपए ईयर 0 में पे किया, 1 लाख रुपए इंस्टॉलेशन कॉस्ट ईयर 0 में पे किया और 4 लाख रुपए मशीन की कॉस्ट आप ईयर 1 में पे कर रहे हो। जो 4 लाख रुपए मशीन की कॉस्ट आप ईयर 1 में पे कर रहे हो ना बेटा, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। जो 4 लाख रुपए आप ईयर 1 में पे कर रहे हो ना बेटा, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, वो भी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो में आएगा। जबकि मेंटेनेंस कॉस्ट का 2 लाख रुपए जो जीरो पीरियड में पे कर रहे हो ना, वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो में नहीं आएगा पीआई निकालने के लिए। इसलिए बेटा इस क्वेश्चन में एनपीवी पूछा है ना, फॉर्मेटिंग चेंज कर दीजिएगा। फॉर्मेटिंग इस टाइप की बनाइएगा कि पीवीसीओ अलग निकाल लो, पीवीसीआई अलग निकाल लो। पीवीसीओ में खाली 3 आइटम लो, मशीन की जीरो पीरियड में जो पेमेंट कर रहे हैं वो, इंस्टॉलेशन कॉस्ट और मशीन का जो ईयर उन्होंने पे कर रहे हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू। पीवीसीओ में उन तीनों को लो बस खाली। और पीवीसीआई में सीएफएटी,
कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, उसमें ईयर जीरो का जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी ले लीजिएगा, वो माइनस में आ जाएगा पीवीसीआई में। इस तरीके से आप लोग प्रोसीड कीजिएगा। मैंने आपको जो क्लास में आंसर लिखवाया है वो देखिए। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो अलग निकाला अपन ने, ईयर जीरो का 16 लाख, इंस्टॉलेशन कॉस्ट 1 लाख और ये 4 लाख रुपए, परचेस कॉस्ट का बाकी 20%, तीनों को जोड़ दिया, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो आ गया 20,48,000 रुपए। आप देखें तो इसमें जो मेंटेनेंस कॉस्ट जीरो पीरियड में लग रहा है उसको अपन ने कंसिडर नहीं किया है। फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो में सीएफटी निकाल के फिर उसके बाद अपन लोगों ने एनपीवी भी निकाल लिया और पीआई भी निकाल लिया। अब मैं लास्ट क्वेश्चन टेकअप करता हूं बेटा, इस चैप्टर का 10 नंबर क्वेश्चन। इस चैप्टर में अभी 2 क्वेश्चन मैंने आप लोग को नहीं करवाए थे, उन दोनों क्वेश्चन को जब क्लास में करवा दूंगा ना, ये एक तो एडजस्टेड एनपीवी वाला क्वेश्चन और एक ये ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट टाइमिंग का, इनको क्लास में करवाने के बाद इसका भी मैं आपको रिवीजन लेक्चर दे दूंगा। अभी लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। अब 10 नंबर क्वेश्चन बेटा है, ए लार्ज प्रॉफिट मेकिंग कंपनी इज कंसिडरिंग द इंस्टॉलेशन ऑफ ए मशीन टू प्रोसेस द वेस्ट प्रोड्यूस्ड बाई वन ऑफ द एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस टू बी कन्वर्टेड इनटू ए मार्केटेबल प्रोडक्ट। एक कंपनी का कुछ वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा था, अब उसको एक मार्केटेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रही है। एट प्रेजेंट द वेस्ट इज रिमूव बाई ए कॉन्ट्रैक्टर फॉर डिस्पोजल ऑन पेमेंट बाई द कंपनी ऑफ 150 लाख रुपए पर एनम फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर। अभी अपने फैक्ट्री में जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है ना, उसको एक कॉन्ट्रैक्टर को अपन ने ठेका दे रखा है कि भाई हमारी फैक्ट्री के इस वेस्ट को तू रिमूव कर दिया कर। और उस कॉन्ट्रैक्टर को जो ठेका अपन दे रखे है ना बेटा, उसमें अपने को अगले 4 साल तक उसको 150 लाख रुपए पर एनम पे करना है। बेटा अगर अपन इस वेस्ट को मार्केटेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देंगे बेटा, तो अपने को कॉन्ट्रैक्टर को ये 150 लाख रुपए जो अगले 4 साल तक देना पड़ता वो नहीं देना पड़ेगा। ये अपने लिए हो गया रिड्यूस्ड कैश आउटफ्लो। इसको अपन कैश इनफ्लो दिखाएंगे और ये टैक्सेबल इनकम का पार्ट है, इसलिए ये पीबीटी के ऊपर आएगा। नेक्स्ट, द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी टर्मिनेटेड अपॉन इंस्टॉलेशन ऑफ द अफोरसेड मशीन ऑन पेमेंट ऑफ ए कंपेंसेशन ऑफ 90 लाख रुपए बिफोर द प्रोसेसिंग ऑपरेशन स्टार्ट। बिफोर द प्रोसेसिंग ऑपरेशन स्टार्ट का मतलब है ईयर जीरो। द कंपेंसेशन इज नॉट अलाउड ए डिडक्शन फॉर इनकम टैक्स। अपन कॉन्ट्रैक्टर को जो वेस्ट रिमूव करने का ठेका दे रखे थे बेटा, अब जब अपन लोग उस वेस्ट को एक मार्केटेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे बेटा, तो अपन कॉन्ट्रैक्टर को जो कॉन्ट्रैक्ट किए थे उससे वो कैंसिल करना पड़ेगा। वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करेंगे तो अपने को उसको कंपेंसेशन पे करना पड़ेगा। कंपेंसेशन अपने को उसको पे करना पड़ेगा 90 लाख रुपए जीरो पीरियड में, और वो कंपेंसेशन अपने को इनकम टैक्स में खर्चे के रूप में अलाउ नहीं होगा। तो 90 लाख रुपए का अपन लोग जीरो पीरियड में कैश आउटफ्लो दिखाएंगे बेटा, और उसका टैक्स बेनिफिट अपन लोग नहीं लेंगे क्योंकि इनकम टैक्स में वो अलाउ नहीं होगा। द मशीन रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट द प्रोसेसिंग विल कॉस्ट 600 लाख रुपए। मशीन की कॉस्ट 600 लाख रुपए है, ये जीरो पीरियड का आउटफ्लो हो गया। इसमें ये वाला जो पोर्शन है लोन वाला, ये मैंने कटवा दिया था आप लोग को क्योंकि ये आपकी स्टडी मटेरियल में हट गया है। 4th ईयर के आखिरी में मशीन को 60 लाख में बेचेंगे और डिसमेंटलिंग और रिमूवल कॉस्ट 45 लाख रुपए लगेगी। बेटा स्क्रैप वैल्यू अगर मशीन की दी है बेटा और उसमें कुछ डिसमेंटलिंग और रिमूवल कॉस्ट भी दिया है बेटा, तो डिसमेंटलिंग और रिमूवल कॉस्ट को स्क्रैप वैल्यू में से माइनस करके नेट स्क्रैप वैल्यू निकाल के उसी को अपन लोग लास्ट ईयर का कैश इनफ्लो दिखाते हैं। तो 60 लाख रुपए में पुरानी नई मशीन, ये मशीन बिकेगी ईयर 4 में, लेकिन 45 लाख रुपए डिसमेंटलिंग कॉस्ट लग जाएगा, तो घर में आएगा 15 लाख रुपए। तो 15 लाख रुपए जो घर में आएगा ना बच्चों, वो ईयर 4 का कैश इनफ्लो होगा बेटा। सेल्स एंड डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इमर्जिंग फ्रॉम वेस्ट प्रोसेसिंग फॉर 4 ईयर आर एज फॉलोज। सेल्स दिया हुआ है 4 साल की, मटेरियल कंजम्पशन दिया है इतना, इसको अपन लोग माइनस कर देंगे पीबीटी निकालते समय। वेजेस दिया हुआ है इतना इतना। वेजेस के बारे में नीचे अपने को एक इंफॉर्मेशन दी है बेटा, वो इंफॉर्मेशन है लेबर कॉस्ट इंक्लूड वेजेस ऑफ 40 वर्कर whose transfer to this process will reduce
आइडल टाइम पेमेंट ऑफ 45 लाख रुपए इन द ईयर 1 एंड 30 लाख रुपए इन द ईयर 2। ऊपर अपने को वेजेस दिया हुआ है 225, 225, 255 और 300। नीचे लिखा हुआ है बेटा कि लेबर कॉस्ट इंक्लूड, मतलब जो ऊपर लेबर कॉस्ट दिया हुआ है उसमें इंक्लूड है वेजेस ऑफ 40 वर्कर हुज ट्रांसफर टू दिस प्रोसेस। यानी अपने यहां कोई 40 वर्कर हैं जो किसी और फैक्ट्री में हमारे यहां काम कर रहे हैं। फर्स्ट लाइन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है लार्ज प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, ऑलरेडी इसकी फैक्ट्रियां चल रही हैं। तो कोई दूसरी फैक्ट्री हमारी है, वहां पर जो 40 वर्कर काम कर रहे हैं ना, उन 40 वर्कर को अपने को वहां से यहां शिफ्ट करना पड़ेगा। उन 40 वर्कर को अपने को वहां से यहां शिफ्ट करना पड़ेगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड हुज ट्रांसफर टू दिस प्रोसेस, कहीं और से यहां शिफ्ट करना पड़ेगा। विल रिड्यूस आइडल टाइम पेमेंट। What do you mean by the word will reduce idle time payment? Will reduce idle time payment का मतलब होगा बेटा कि अब ये जो 40 वर्कर है ना, ये दूसरी फैक्ट्री में कई बार खाली बैठे रहते हैं आइडल टाइम, और अपने को उनको आइडल टाइम होने के बाद भी पेमेंट करना पड़ता है, खाली बैठे रहते हैं। तो दूसरी फैक्ट्री में ईयर 1 में 45 लाख रुपए और ईयर 2 में 30 लाख रुपए दिया हुआ है। तो उनको अपन को 45 लाख और 30 लाख का आइडल टाइम का पेमेंट करना पड़ेगा। अगर उनको इस प्रोसेस यहां पर ट्रांसफर नहीं भी किए ना, तो खाली बैठे बैठे अपने को उनको 45 लाख 30 लाख का पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर अपन उनको यहां पर ट्रांसफर कर देंगे ना, तो वो जो आइडल टाइम का पेमेंट कर रहे हैं ना, वो रिड्यूस हो जाएगा। तो बेटा कॉन्सेप्ट ये है कि प्रोजेक्ट की जब इवैल्यूएशन करते हैं ना, तो खाली रिलेवेंट कॉस्ट को लेते हैं। रिलेवेंट कॉस्ट किसको बोलते हैं? जो उस प्रोजेक्ट की वजह से लगती हो। इररिलेवेंट कॉस्ट को कंसीडर नहीं करते प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन के लिए। इररिलेवेंट कॉस्ट किसको बोलते हैं बेटा? चाहे प्रोजेक्ट टेकअप करो या मत करो, दोनों ही सूरतों में वो कॉस्ट लगेगी ही। चाहे प्रोजेक्ट टेकअप करो या मत करो, दोनों ही केस में अगर वो कॉस्ट लगेगी तो उसको इररिलेवेंट कॉस्ट बोलते हैं। आप विचार करें बच्चों कि जो ये 40 वर्कर हैं वो किसी और फैक्ट्री में खाली बैठे रहेंगे, फिर भी अपने को 45 लाख 30 लाख देना पड़ेगा। यहां आएंगे तो बेटा ये 45 लाख और 30 लाख रुपए जो है आइडल टाइम का पेमेंट, ये तो आपको इनको वैसे भी करना पड़ता। इस प्रोजेक्ट में आएंगे तब भी करोगे आप। तो ये 45 लाख 30 लाख रुपए इस प्रोजेक्ट की वजह से नहीं लगा है, और इसीलिए लेबर कॉस्ट निकालते समय ईयर 1 और ईयर 2 की जो लेबर कॉस्ट आप लोगे ना पीबीटी निकालने के लिए, 45 लाख और 30 लाख को माइनस करने के बाद लीजिएगा। अब नेक्स्ट है अदर एक्सपेंस, नेक्स्ट है फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में नीचे ये लिखा हुआ है, फैक्ट्री ओवरहेड इंक्लूड अपॉर्शनमेंट ऑफ जनरल फैक्ट्री ओवरहेड एक्सेप्ट टू द एक्सटेंट ऑफ इंश्योरेंस चार्ज ऑफ 90 लाख रुपए पर एनम पेएबल ऑन दिस वेंचर। यानी कि फैक्ट्री ओवरहेड में जनरल फैक्ट्री ओवरहेड का अपॉर्शनमेंट इंक्लूड है। जनरल फैक्ट्री ओवरहेड का अपॉर्शनमेंट बेटा क्या मतलब होता है इसका? जनरल फैक्ट्री ओवरहेड के अपॉर्शनमेंट का मतलब होता है कि अपने कुछ जनरल फैक्ट्री ओवरहेड है। जनरल फैक्ट्री ओवरहेड मतलब वो अपने लगेंगे ही लगेंगे। आप ये प्रोजेक्ट टेकअप करो या मत करो, वो तो अपने लग रहे हैं, अपनी पुरानी कंपनी है, जनरल फैक्ट्री ओवरहेड है, वो तो लग ही रहे हैं अपने। अपॉर्शनमेंट यानी
उन जनरल फैक्ट्री ओवरहेड का एक हिस्सा अपन इस प्रोजेक्ट को भी अपॉर्शन कर देंगे। उन जनरल फैक्ट्री ओवरहेड, मान लो अपनी जनरल फैक्ट्री ओवरहेड है 10 लाख रुपए के, अपनी फिलहाल 3 फैक्ट्रियां हैं, वो 10 लाख रुपए के जनरल फैक्ट्री ओवरहेड को अपन 3 फैक्ट्री में बांटते हैं। अपन ये चौथी फैक्ट्री और टेकअप कर लेंगे ना, तो उसी 10 लाख रुपए के जनरल फैक्ट्री ओवरहेड का एक हिस्सा 4 फैक्ट्री बन जाएगी, अब तो 4 में बांट देंगे। तो अब सोचो बेटा कि जो अपॉर्शनमेंट ऑफ जनरल फैक्ट्री ओवरहेड है वो इररिलेवेंट कॉस्ट है। क्यों इररिलेवेंट कॉस्ट है? क्योंकि आप ये प्रोजेक्ट टेकअप करो या मत करो, वो तो लगना ही लगना है बेटा आपका। आप ये प्रोजेक्ट टेकअप नहीं भी करोगे तो वो तो आपका जनरल फैक्ट्री ओवरहेड लग ही रहा है बेटा। आपको खाली उसका एक हिस्सा यहां पर अपॉर्शन कर रहे हो, इस प्रोजेक्ट की वजह से वो कॉस्ट नहीं लग रही है आपकी, वो कॉस्ट आपकी इस प्रोजेक्ट की वजह से नहीं लग रही है। देयरफॉर वो अपॉर्शनमेंट ऑफ जनरल फैक्ट्री ओवरहेड इज इररिलेवेंट कॉस्ट, उसको अपन लोग पीबीटी निकालते समय कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है देखो, एक्सेप्ट टू द एक्सटेंट ऑफ इंश्योरेंस चार्ज ऑफ 90 लाख पर एनम पेबल ऑन दिस वेंचर, एक्सेप्ट टू द एक्सटेंट ऑफ इंश्योरेंस चार्ज ऑफ 90 लाख रुपए पर एनम पेबल ऑन दिस वेंचर। लेकिन एक्सेप्ट, लेकिन जो फैक्ट्री ओवरहेड है ना उसमें जनरल फैक्ट्री ओवरहेड का अपॉर्शनमेंट शामिल है, लेकिन उसमें 90 लाख रुपए इंश्योरेंस चार्ज का भी शामिल है। और वो 90 लाख रुपए जो इंश्योरेंस चार्ज का है ना वो इसी वेंचर की वजह से है। तो ये 90 लाख रुपए जो इंश्योरेंस चार्ज का है ना बेटा, ये इसी प्रोजेक्ट की वजह से है। तो ये 90 लाख रुपए को अपन कैश आउटफ्लो लेंगे, ये 90 लाख रुपए को पीबीटी निकालते समय कंसीडर करेंगे। और जो बाकी का फैक्ट्री ओवरहेड बच गया ना 90 लाख के ऊपर वाला, वो जनरल फैक्ट्री ओवरहेड का अपॉर्शनमेंट है, उसको नहीं लेंगे। टैक्स रेट दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में डेप्रीफन एज पर इनकम टैक्स दे दिया अपने को। अब इस क्वेश्चन में 2 पॉइंट और बचे हैं बेटा। एक तो ये पॉइंट है, इनिशियल स्टॉक ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ प्रोसेसिंग ऑपरेशन 60 लाख रुपए। मतलब प्रोसेसिंग ऑपरेशन स्टार्ट होने से पहले, ये जो वर्ड है ना प्रोसेसिंग ऑफ ऑपरेशन स्टार्ट होने से पहले, इसका मतलब है ईयर 0। ईयर 0 में अपने को ओपनिंग स्टॉक 60 लाख रुपए का लगेगा। इनिशियल स्टॉक ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ प्रोसेसिंग ऑपरेशन इज 60 लाख रुपए। मतलब प्रोसेसिंग ऑपरेशन स्टार्ट होने से पहले 60 लाख रुपए का इनिशियल स्टॉक लगेगा, यानी ओपनिंग स्टॉक 60 लाख का लगेगा। 0 पीरियड में 60 लाख रुपए का ओपनिंग स्टॉक लगेगा। एट द स्टार्ट ऑफ ईयर 1 स्टॉक लेवल ऑफ मटेरियल टू बी मेंटेन एट द एंड ऑफ ईयर 1 to 3 विल बी 165 लाख रुपए। देखो बेटा, पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल के आखिरी में अपने को 165 लाख का क्लोजिंग स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा। आपने पहले ईयर 1 के शुरू में 60 लाख का स्टॉक परचेस किया, वो 60 लाख का स्टॉक तो आपके पास रहेगा ही रहेगा। पहले साल के आखिरी में आपको स्टॉक मेंटेन करना है 165, उसमें से 60 लाख तो वो जो ओपनिंग स्टॉक परचेस किए वो है, 105 लाख का आपको नया स्टॉक और खरीदना पड़ेगा। कब? ईयर 1 के आखिरी में। अब ईयर 1 के आखिरी में जब 105 लाख का नया स्टॉक खरीद लोगे तो आपका स्टॉक लेवल हो जाएगा 165। जो ओपनिंग स्टॉक 60 लाख परचेस किए थे वो, और 105 लाख का आपने और खरीदा 165। 165 का आपका स्टॉक लेवल कब हो गया? ईयर 1 के आखिरी में। वही ईयर 2 के आखिरी में रहेगा, वही ईयर 3 के आखिरी में रहेगा, और चौथे साल के आखिरी में स्टॉक 0 हो जाएगा। तो चौथे साल के आखिरी में वो रिकवर बैक हो जाएगा 165। इसको आप लोग वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट की तरह मानिएगा। पीबीटी निकालते समय इसको कंसीडर मत कीजिएगा, पीबीटी निकालते समय इसको कंसीडर मत कीजिएगा, इसको वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट की तरह मानिएगा। ईयर 0 में वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट 60 लाख रुपए, ईयर 1 में 105 लाख रुपए एडिशनल वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट, 105 लाख रुपए एडिशनल वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट, और ईयर 4 के आखिरी में 165 वर्किंग कैपिटल की रिकवरी। ये हो गया आपका इन 3 लाइन का ट्रीटमेंट। द स्टोरेज ऑफ मटेरियल विल यूटिलाइज स्पेस विच वुड अदरवाइज हैव बीन रेंटेड आउट फॉर 30 लाख रुपए पर एनम। इसका मतलब क्या निकला कि अभी अपने पास कुछ खाली स्पेस पड़ा हुआ है। अभी अपने पास जो खाली स्पेस पड़ा हुआ है ना बेटा, वहां उसको अपन रेंट आउट कर सकते हैं और 30 लाख रुपए पर एनम का वहां पे रेंट कमा सकते हैं। ये फैक्ट्री शुरू करेंगे ना तो
वो जो खाली स्पेस रखा हुआ है ना, वहां पर अपने को ये वाला मटेरियल स्टोर करना पड़ेगा। तो वो स्पेस जो है ना, उसको रेंट आउट नहीं कर पाएंगे। रेंट आउट नहीं कर पाएंगे तो 30 लाख का जो रेंट मिलता वो मार खा जाएगा। वो 30 लाख रुपए का जो रेंट मिलता रिड्यूस्ड कैश इनफ्लो की डेफिनेशन में आएगा। वो रिड्यूस्ड कैश इनफ्लो, जो कैश इनफ्लो आता लेकिन नहीं आ पाएगा, इसलिए उसको आउटफ्लो की तरह मानेंगे। वो अपना पीवीटी निकालते समय माइनस हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट क्वेश्चन इज। मैंने आपको क्लास में क्या क्या लिखवाया देखिए। 150 लाख रुपए जीरो पीरियड ईयर 1 से ईयर 4 का कैश आउटफ्लो रहेगा। जो कॉन्ट्रैक्टर को अपन पेमेंट रिड्यूस कैश आउटफ्लो रहेगा वो कैश इनफ्लो हो जाएगा। जो अपन कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करते अपने को पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। 90 लाख रुपए आउटफ्लो हो जाएगा। पीबीटी में कंसिडर नहीं करेंगे, उसको पीबीटी में कंसिडर करेंगे। 600 लाख रुपए मशीन की कॉस्ट है, पीबीटी में कंसिडर नहीं होगा, जीरो पे आउटफ्लो होगा। स्क्रैप वैल्यू ईयर 4 में पीबीटी में नहीं आएगा। 15 लाख रुपए कैश इनफ्लो। मटेरियल का ट्रीटमेंट क्या होगा, वर्किंग कैपिटल की इन्वेस्टमेंट की तरह मानेंगे। उसके बाद फिर जो 30 लाख रुपए रेंट वाला पॉइंट है, जो अपने को रेंट आता लेकिन नहीं आ पाएगा, रिड्यूस्ड कैश इनफ्लो हो गया, वो कैश आउटफ्लो की तरह होगा। लेबर कॉस्ट का ट्रीटमेंट क्या होगा, आइडल टाइम के पेमेंट को हटा के जो बाकी लेबर कॉस्ट बचेगी उसको कंसिडर करेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड में अपॉर्शनमेंट ऑफ जनरल फैक्ट्री ओवरहेड को नहीं लेंगे, खाली 90 लाख रुपए को लेंगे। और ये अपना सेल्स में जो कॉन्ट्रैक्टर को जो पेमेंट करते लेकिन नहीं करेंगे, उसके रिडक्शन को अलग से प्लस कर दिया, टोटल निकाल के सब माइनस करके ये अपना एनपीवी आ गया बेटा इस क्वेश्चन में। तो बेटा ये आप लोग का चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया है। चैप्टर 3 का रिवीजन कंप्लीट हो गया है। इसमें 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं जो मैंने क्लास में भी नहीं करवाए हैं आपको। एक एडजस्टेड एनपीवी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, एडजस्टेड एनपीवी बोलते हैं इसको। और एक रिप्लेसमेंट टाइमिंग, ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट टाइमिंग बोलते हैं। 2 क्वेश्चन है, 3 और 5 सिमिलर। ये 2 क्वेश्चन छोड़ के बाकी पूरा कैपिटल स्ट्रिंग 2 आपका रिवाइज हो गया है। 3